स्वागत है आप सबका संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन एनसीईआरटी कोर्स में। इतिहास की कक्षाएं हमारी चल रही हैं प्राचीन भारत की, और आज हमारी प्राचीन भारत की एनसीईआरटी की जो क्लास है वो लास्ट क्लास है। यानी कल से मतलब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो पूर्व मध्यकाल यानी मध्यकाल से स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम जो उत्तरवर्ती 8वीं से 10वीं सदी से शुरू करेंगे और फिर उसको हम कंटिन्यू करेंगे 1707 तक। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, तत्पश्चात लास्ट में हम वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करेंगे। ठीक है, ताकि एक कंटिन्यूटी इधर बनी रहे आपकी कि किस तरीके से चीज़ें एक क्रम में आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, चूँकि पहले ही मैं बताया हूँ कि ये जो क्लास है आपकी वो पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें नई एनसीईआरटी के साथ साथ पुरानी एनसीईआरटी को भी हमने मर्ज किया है, जिससे कि आपको समग्रता में एनसीईआरटी की चीज़ें आप तक समग्रता में पहुंच जाएं। ठीक है, और इससे एक बेहतर आधार आपका निर्मित हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपकी स्पष्ट हो भी चुकी होंगी, और इसके बाद जब आप एडवांस कोर्स करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है, अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो फिर उस तरीके से आपको मोल्ड होना पड़ेगा। दूसरे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो फिर उस तरफ आपको मोल्ड होना पड़ेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी एक बेस निर्मित करने का कार्य करती है। जैसा कि मैंने पहले क्लास में भी आपको बताया था कि एनसीईआरटी आधार है प्रतियोगी परीक्षाओं का। इसके बाद आप चाहे सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, चाहे आप जो है अन्य परीक्षाओं की तैयारी करें, सब में एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। समझ रहे हैं? तो ये सब विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है, और संस्कृति आईएएस का पूरा प्रयास है कि एनसीईआरटी की तैयारी इस स्तर की करा दी जाए कि एनसीईआरटी को लेकर किसी प्रकार की दुविधा, किसी प्रकार की कंफ्यूजन आपको ना हो। ठीक है, तो प्राचीन भारत की एनसीईआरटी में जो है आज हमारा ये लास्ट क्लास होगा। नई एनसीईआरटी के साथ साथ अगर आपको उपलब्ध हो जाए तो पुरानी एनसीईआरटी भी रख लीजिएगा। पुरानी एनसीईआरटी आर एस शर्मा जी की आती है, रामशरण शर्मा, उनके द्वारा लिखी गई है और बहुत ही अच्छी है। तो उसको भी मतलब अच्छी तो सब हैं, वो आर एस शर्मा चूँकि एक बड़ा नाम है प्राचीन इतिहास में, एक हिस्टोरियंस रहे हैं, तो उनके द्वारा लिखी गई है। तो इसलिए अगर उपलब्ध हो जाए तो आप लोग ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हो रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपका क्लास कंप्लीट है। इसे ही बार बार रिवाइज करें जो स्टडी मैटर आपको दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो स्लाइड से पढ़ाने का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य एक ये भी है कि आप लोगों तक वो मैटर, वो अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध हो जाए। पीडीएफ फॉर्म में अपलोड हो ही जाता है, आप वहाँ से नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए, बार बार रिवाइज करिए। प्रीवियस क्लासेस जो हो चुकी हैं उनको भी रिवाइज करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। किसी भी कंपटीशन में हो, कोई भी विषय है, कोई भी विषय हमें रुचिकर अरुचिकर सिर्फ इसलिए लगता है कि उस विषय में एक तो हमारी पढ़ने में जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट कम बन पाता है। तो इंटरेस्ट बनाने का भी एक ही तरीका है, उसको बार बार पढ़ना, चीज़ों को समझना। जब समझ में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट बन जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन हमें उम्मीद है कि हिस्ट्री में आप लोग कंफर्टेबल हैं, क्योंकि आप लोगों से हमारी टीम निरंतर संवाद के माध्यम से जुड़ी रहती है। कोई दिक्कत अगर है तो आप हमारी टीम से संपर्क करिए, तत्काल हम उसका समाधान करते हैं। बहुत सारे बच्चों का मैसेज वगैरह भी आता रहता है, जिसकी रिप्लाई हम लोग करते रहते हैं, मैं भी करता रहता हूँ। तो उसके लिए आपको तनाव नहीं लेना है। ठीक है, तो गुप्त काल तक हमने पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल। लेकिन एनसीईआरटी में अब उस गुप्तोत्तर काल का जो नाम है वो है प्राचीन से मध्यकाल की ओर। ठीक है, मतलब अब जो इतिहास है वो प्राचीन भारत से अब शिफ्ट कर रहा है मध्यकाल की तरफ। चूंकि मध्यकाल, या जिसे हम पूर्व मध्यकाल अभी कहें, वो एक ऐसा कालखंड है जब एक अलग तरह की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में हम देखते हैं सामंतवाद, आर्थिक क्षेत्र में हम देखेंगे कि बंद अर्थव्यवस्था का विकास होगा, धार्मिक क्षेत्र में हम देखेंगे कि
अब मुख्य देवता के साथ साथ गौड़ देवता, तंत्रवाद, ये सब भी आ जाते हैं। तो राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक सभी स्तरों पर हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इस बात को थोड़ा और स्पष्टता से समझ लीजिए। जो आज शुरुआत करेंगे हम, वो आपका है गुप्तोत्तर काल। ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि प्राचीन काल से मध्यकाल की ओर। ठीक है, ठीक है। और ये एक तरीके से देखा जाए तो पूर्व मध्यकाल कहना ज़्यादा सही है। ठीक है, पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, तो पूर्व मध्यकाल की अपनी विशेषताएं क्या है, इसे भी समझ लीजिए। पूर्व मध्यकाल, दरअसल जब आप इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इतिहास में मैंने बताया कि जो डायमेंशंस हैं हिस्ट्री के, वो मुख्यतः 5 डायमेंशंस के आधार पर हम इतिहास पढ़ते हैं। एक है सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था। ठीक है, तो ये 4 मेजर जो है डायमेंशंस होते हैं। तो पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत जब आप देखेंगे ना, तो इन सब सारी चीज़ों में आपको एक परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसे हम कह रहे हैं कि अब प्राचीन भारत हमसे हम किधर एंट्री कर रहे हैं, मध्य भारत की तरफ। जैसे राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आप देखेंगे कि सामंतवाद का उदय हो चुका होगा। इसका कहने का आशय है कि एक से अधिक राजनीतिक इकाइयां हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, एक से अधिक राजनीतिक इकाइयां। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शासक आपको दिखाई देंगे। ठीक है, पता चला कि दिल्ली का शासक कोई और है, राजस्थान का शासक कोई और है, भरतपुर में, राजस्थान में ही कई छोटे छोटे राजवंश है, शासक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अलग अलग जो है शासक इस काल के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सामंतवाद का उदय, ठीक है, ये पूर्व मध्यकाल का एक सामान्य राजनीतिक व्यवस्था का एक सामान्य विलक्षण है। ठीक है, इसी तरीके से आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे तो बंद अर्थव्यवस्था का विकास होगा। बंद अर्थव्यवस्था का विकास होगा। इसे हम समझा देंगे थोड़ा आपको कि बंद अर्थव्यवस्था का विकास किस तरीके से होगा। ठीक है, और ये जो सामंतवाद का उदय है ना, ये बेसिकली जो भूमि अनुदान की प्रथा आपने पढ़ी उससे जुड़ी हुई है, भूमि अनुदान की प्रथा से जुड़ी हुई है। ठीक है, सातवाहनों ने भूमि अनुदान की प्रथा शुरू की थी। पहले धार्मिक आधार पर भूमि अनुदान दिए जाते थे, बाद में जो भूमि अनुदान होता था वो वेतन के रूप में दिए जा रहे हैं। जो कर्मचारी हैं, काम करने वाले अधिकारी हैं, प्रशासनिक काम करने वाले अधिकारी हैं, जो श्रमिक हैं, उनको वेतन के बदले भूमि अनुदान दिया जाने लगा। ठीक है, तो इससे जो है उनकी शक्ति धीरे धीरे मजबूत हुई और उस क्षेत्र में मतलब कि जिन क्षेत्रों में उन्हें अनुदान प्राप्त है, वहाँ पे उन्हें प्रशासनिक अधिकार भी प्राप्त होने लगे, यानी वहाँ के लोगों पर उनका अपना अधिकार भी होने लगा। ठीक है, तो फिर बाद में जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित की। ठीक है, तो इसे हम समझेंगे। तो ये सामंतवाद की व्यवस्था किससे जुड़ी हुई थी? भूमि अनुदान से।
आर्थिक क्षेत्र में बंद अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। अब जैसे बहुत सारी राजनीतिक इकाइयां हैं, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, ये सब अलग अलग राजा हैं, अलग अलग क्षेत्र में हैं, ठीक है। पहले जब राजनीतिक एकीकरण होता था, मान लीजिए गुप्तों के समय में उत्तर भारत में एक प्रकार की राजनीतिक एकीकरण देखने को मिली। मौर्यों के समय आपने देखा कि एक बड़े क्षेत्र में राजनीतिक एकता उन्होंने स्थापित की, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में एक क्षेत्र का उत्पादन, मतलब एक क्षेत्र का जो शिल्पी है, एक क्षेत्र का जो व्यापारी है, एक क्षेत्र का जो वणिक है, वो अपने सामान को दूसरे क्षेत्र में बेच रहा है बड़ी आसानी से। साथ ही साथ जब राज्य का आकार बढ़ा है तो विदेशी व्यापार भी हो रहे हैं, तो आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार प्रचलन में है। अब क्या हुआ कि जब कई छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयां देखने को मिल रही हैं और ये राजनीतिक इकाइयां परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे से संघर्षरत हैं, समझ रहे हैं। मतलब अगर कोई ए राजा है, ये बी राजा है, ये सी है, ये डी है, ये सब आपस में क्या है, संघर्षरत हैं। तो अब ए क्षेत्र में कोई चीज, किसी चीज का उत्पादन हो रहा है तो ये सी क्षेत्र में बेचने के लिए उसे बी क्षेत्र पार करना होगा, जो कि बड़ा ही दुष्कर काम है। अगर किसी कारण वो पार भी करता है तो यहां टैक्स देना पड़ रहा है उसे, यहां टैक्स देना पड़ रहा है उसे, यहां टैक्स देना पड़ रहा है उसे। तो मान लीजिए कोई वस्तु 1 रुपए उसका उत्पादन मूल्य है तो यहां पहुंचते पहुंचते वो हो जा रहा है 8 रुपए, 10 रुपए। तो इससे वस्तु की कीमत में भी वृद्धि हो रही है। पहले तो ये उसे संरक्षण ही नहीं देंगे, अगर किसी कारण से मान लीजिए दे रहे हैं तो वस्तु की कीमतों में वृद्धि देखने को मिल रही है। तो यहां उसकी जो है परचेजिंग पावर काफी ज्यादा हो जाएगी, तो उसकी मांग कम हो जाएगी। तो ये जो है यहाँ की जरूरतों के अनुसार, मतलब ए राजा की आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, यहाँ के जो शिल्पी हैं, यहाँ के जो व्यवसाय हैं, वही उत्पादन करेंगे। वो अनावश्यक अपने उत्पादन में जोखिम नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ के लिए केवल उत्पादन कार्य हो रहा है। तो इसे ही हम कहते हैं कि बंद अर्थव्यवस्था का विकास, मतलब एक क्षेत्र का उत्पादन केवल उसी जगह की आवश्यकता को ध्यान में रख के किया जा रहा है और बाह्य व्यापार भी इससे क्या होगा, बाधित हो जाएगा। क्योंकि बाह्य व्यापार वो जो आवश्यकताएं हैं, मान लीजिए मथुरा का साटक वस्त्र पढ़ा ना आपने, उसकी विदेशों में बहुत मांग है। उरेयूर का केचूल जो सूती कपड़ा, उसकी बड़ी डिमांड है विदेशों, मध्य एशिया में, रोम में, है। अब या तो उनके पास अपने तटवर्ती जो क्षेत्र है जहां समुद्री व्यापार के बंदरगाह हैं, वो बंदरगाह से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, या अगर बंदरगाह से जुड़े हैं तो वो उत्पादन कार्य उनके यहाँ नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं। तो बाह्य व्यापार बाधित हुआ, आंतरिक व्यापार भी बाधित हुआ, कुल मिला के बंद अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, समझ रहे हैं। इस बात को अच्छे समझ लीजिए। तो आर्थिक क्षेत्र में आप देखेंगे कि बंद अर्थव्यवस्था हमें देखने को मिलेगी पूर्व मध्यकाल या गुप्तोत्तर काल के बाद का जो समय है, ठीक है। धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत आप अगर देखेंगे तो धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत भी चेंजेज आएंगे। देवताओं का एक पदानुक्रम स्थापित होगा, समझ रहे हैं। तो देव मंडली जो है उनका पदानुक्रम स्थापित हो जाएगा। मैं समझा दूंगा। भक्ति की अवधारणा का विकास होगा, भक्ति की अवधारणा। और जो तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि अब जो है तंत्रवाद का भी विकास देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं। मतलब धार्मिक व्यवस्था में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। देवमंडली का पदानुक्रम, अब देखिए राजा है जो सबसे ताकतवर है, राजा है, राजनीतिक व्यवस्था समझिए, उसके अंतर्गत बहुत छोटे छोटे राजा हैं, सामंत हैं। तो अब मंदिरों में आप देखेंगे कि मुख्य देवता के साथ गौड़ देवता की उपस्थिति देखने को मिलेगी। इसी समय करीब
पंचायतन मंदिर निर्माण में पंचायतन शैली का विकास हुआ। तो पंचायतन शैली क्या है? पंचायतन शैली में एक मुख्य देवता होता है और उसके 4 कोनों पे 4 अन्य मंदिर बने होते हैं। एक मुख्य मंदिर होता है और 4 कोनों पे 4 अन्य मंदिर बने होते हैं, ठीक है। और उसमें भी देवता यानी गौण देवता स्थापित होते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं पंचायतन शैली। पंचायतन शैली में बना मंदिर। अभी जो हाल फिलहाल में अयोध्या में राम मंदिर बना, तो राम मंदिर भी पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है, ठीक है। यानी मुख्य मंदिर के साथ साथ 4 कोनों पे 4 गौण मंदिर भी स्थापित हैं, बने हुए हैं, ठीक है। तो पंचायतन शैली में मंदिर का निर्माण हुआ। तो ये जो है देवमंडली का पदानुक्रम स्थापित हुआ, ठीक है। भक्ति की अवधारणा का विकास ये देखने को मिलेगा आपको। हमने कहा था कि मौर्योत्तर काल में जब पढ़ा रहा था मैं, तभी कहा था कि भक्ति की अवधारणा का विकास हुआ था, ठीक है। लेकिन इस समय तक आते आते ये चीजें, भक्ति का जो मामला था, पूरे भारत में इसका प्रभाव देखा गया। समझ रहे हैं? मतलब केवल पर्टिकुलर उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत में भी। और भक्ति का सीधा सीधा मामला होता है कि पूर्ण समर्पण का भाव। तो कोई भी चीज अनावश्यक विकसित नहीं होती, ये ध्यान रखना आप। अब तात्कालिक राजनीतिक व्यवस्था की भी ये मांग थी। सामंत राजा के प्रति क्या रखे? पूर्ण निष्ठा रखे, पूरी तरीके से समर्पित रहे। समझ रहे? इफ बट न करे, उनको कर देते रहें, उनकी अधीनता स्वीकार करते रहें। समझ रहे? तो इस तरीके से धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत भी भक्त की अवधारणा का विकास हुआ और ये कहा गया कि भक्त जो है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखे। समझ रहे? और इसका प्रसार पूरे भारत के अंतर्गत आप देखने को पाएंगे। एक महत्वपूर्ण इस काल के अंतर्गत आप देखेंगे कि तंत्रवाद का विकास हुआ। तंत्रवाद का विकास, समझ रहे? तंत्रवाद का विकास मतलब कि अब देखिए सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है। भूमि अनुदान के माध्यम से एक बड़े क्षेत्र को आबाद किया जा रहा है। मान लीजिए कि आप मुखर्जी नगर के क्षेत्र में हैं, ये पहले से आबाद क्षेत्र है, लेकिन मुखर्जी नगर से सटा हुआ क्षेत्र, सपोज दैट नोएडा, सपोज दैट नरेला, जो कोई भी हो सटा हुआ क्षेत्र, मतलब आज की स्थिति मत सोचिए, उस समय की परिस्थिति में सोचिए कि आज मान लीजिए कि मुखर्जी नगर एक क्षेत्र है, एक राजा के अधीन है। यहां राजा अपना जो है शासन कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था है। लेकिन मुखर्जी नगर से सटा हुआ क्षेत्र है एक, जो नोएडा है और नोएडा का भी विकास नहीं हुआ। वो जंगली क्षेत्र है, अनुपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है। अब धार्मिक कार्य के बदले या प्रशासनिक कार्य के बदले, वेतन के बदले, पर्टिकुलर वह क्षेत्र एक व्यक्ति को दे दिया गया अनुदान के रूप में, ठीक है। और उससे कहा गया कि आप वहां पे जाइए, आपका यही वेतन है, वहां से जो आय प्राप्त होगी वो आपकी होगी, ठीक है। वहां पे कुछ जनजाति समुदाय के लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो है उनके अधीन कर दिया गया। और उन जनजाति समुदायों को, क्योंकि जिस व्यक्ति को वो क्षेत्र मिलेगा वो अकेले तो आबाद कर नहीं पाएगा उसे ना, अकेले तो उसे कृषि भूमि में तब्दील नहीं कर पाएगा। कृषि कार्य के लिए एक मजदूर, कृषक जनसंख्या की भी आवश्यकता होगी। तो वो कृषक जनसंख्या की आवश्यकता वहीं के जो स्थानीय लोग हैं, जो अभी जनजातीय स्थिति में हैं, उन्हीं से वो पूरी करेगा। अब जो जनजातीय तत्व हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए वो क्या करेगा? वह व्यक्ति उसे जो है उनके मूल्यों को अपनाना शुरू करेगा, बताएगा कि नहीं ठीक है, उनके तत्वों को भी अपनाना शुरू करेगा, तभी तो अपनत्व का भाव आएगा। तो जब ये क्षेत्र में गए, यही कारण है कि जब भूमि अनुदान की प्रथा शुरू की गई तो पहले ब्राह्मणों को दी गई। और धार्मिक अनुष्ठान, मतलब राजा धार्मिक अनुष्ठान, पुण्य प्राप्ति की कामना के लिए वो धार्मिक अनुष्ठान करते थे, और धार्मिक अनुष्ठान के बदले वो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देते थे। तो
वो ब्राह्मण पर्टिकुलर क्षेत्र में जाते थे, कृषि क्षेत्र को उसको मतलब उपजाऊ क्षेत्र में बनाते थे, वहाँ के तत्वों से, वहाँ के लोगों से उनका सामना होता था और वहाँ के मूल्यों को अपनाते थे। फिर ब्राह्मण धर्म का वहाँ के लोगों को में प्रसार करते थे। वो वर्ण व्यवस्था के बारे में बताते थे, वो वैदिक कर्मकांड के बारे में बताते थे, वो वहाँ के लोगों को शिक्षित करते थे कि भाई हमारा कर्तव्य है कि हम राजा की अधीनता स्वीकार करें और राजा को उत्पादन का एक हिस्सा अर्पित करें। आई बात समझ में? तो इस तरीके से कुछ तत्व वो भी लिए, तो कुछ वैदिक परंपरा चल रही थी, ब्राह्मण धर्म का प्रभाव चल रहा था, कुछ जनजाति तत्वों को भी उन्होंने अपनाया। तो उसी में जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, ये जो प्रचलन में था उसको भी उन्होंने लिया। तो ये जो है तंत्रवाद का भी विकास हुआ। और ये तंत्रवाद केवल ब्राह्मण धर्म में नहीं हुआ, ये ध्यान रखना आप। उस समय जितने भी धर्म थे, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, शाक्त हो, सब में तंत्रवाद का आप प्रसार देख सकते हैं। तो धार्मिक व्यवस्था में भी परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट सामाजिक व्यवस्था। तो हमने कहा कि भूमि अनुदान के माध्यम से एक बड़े क्षेत्र को आबाद किया गया। तो एक बड़ी जनसंख्या जो अभी तक क्या थी, जनजाति थी। ठीक है, तो जनजाति जनसंख्या कृषक जनसंख्या में तब्दील हो रही थी। तो इस तरीके से, चूंकि मौर्योत्तर काल में भी आपने देखा कि बहुत से विदेशी आए, आक्रांता के रूप में आए, सब भारत के अंतर्गत घुल मिल गए हैं। भारतीय संस्कृति इतनी समृद्ध है, इतनी समृद्ध है, कहा जाता है कि ये सबको अपने में समेट लेती है, सबको अपने अंदर समाहित कर लेती है। समझ रहे हैं? इसीलिए आज तक इसकी निरंतरता किसी न किसी रूप में बनी हुई है। हड़प्पा सभ्यता जो 2350 ईसा पूर्व की घटना है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व की घटना है, और 2500 पूर्व की जो चीजें हैं वो आज के भारतीय समाज के अंतर्गत आप देख रहे हैं। उस समय जल पूजा होता था, आज भी देखिए जल स्नान हो रहा है, कुंभ का मेला लगता है, लोग जाते हैं पवित्र नदी गंगा नदी में स्नान करते हैं। गंगा यमुना का संगम प्रयाग में है, वहां लगता है, नासिक में लगता है, हरिद्वार। तो इस तरीके से आज भी लोग जल स्नान कर रहे हैं। वृक्ष पूजा है, आज भी समाज में वृक्ष पूजा है, प्रचलन में है। हड़प्पा सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा किया करते थे, उसके साक्ष्य है जो उनके सिक्कों पर, मुहरों पर मिले हुए हैं। आज भी लोग वृक्ष पूजा कर रहे हैं। समझ रहे हैं? पीपल में देवता का वास मानते हैं। अलग अलग धर्म में अलग अलग है, लेकिन मानते हैं कि नहीं, वो एक तरीके से जो वर्तमान हिंदू धर्म है उसका आधार आप देख सकते हैं कि आज भी पीपल को में देवता मान के उनकी पूजा की जाती है। लोग दिया जलाते हैं, परिक्रमा करते हैं, वहाँ पुष्प अर्पित करते हैं, बाकायदा विष्णु का वास मानते हैं उसमें, और उनकी आराधना पूजा करते हैं। और साइंस कहता है कि पीपल जो है सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है, इसलिए पीपल का बने रहना प्रकृति में पर्यावरण के लिए भी जरूरी है। समझ रहे? तो वो तत्व आज भी समाज के अंतर्गत आप, तो भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो समाज है, तो बहुत रिच है। और ये रिच कैसे हुआ? ऐसे ही हुआ। अब बहुत सारे तत्व आ रहे हैं। अब उनको, अभी तक तो 4 वर्ण था, हमने पढ़ा ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत कि ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, 4 वर्ण हैं। तो जो नए तत्व आ रहे हैं उन्हें कौन सा अनुक्रम में रखा जाए? भाई हर आदमी राजा बनना चाहता है, बाहरी आक्रांता आए उन्हें किस वर्ण में रखा जाए? क्योंकि जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में बात कही गई कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैर से शूद्र का आविर्भाव हुआ। अब ये जो शक, कुषाण, हूण कहां बैठते हैं? ये तो बाहरी आक्रांता है, लेकिन ये तो शासक बने ना, तो उन्हें भी
क्षत्रिय का दर्जा देना पड़ा। तो समाज में, यानी कहने का अर्थ है कि अब वर्ण संकरता बढ़ी। समझ रहे? तो वर्ण संकरता से धीरे धीरे जाति का विकास हुआ और इस समय जाति से उपजाति का विकास देखने को मिला, यानी जाति से उपजाति का विकास हुआ। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब कि ये जो परिवर्तन है, ये जो समय है पूर्व मध्यकाल का समय, वो एक परिवर्तन का समय है जो सभी क्षेत्रों में दृष्टिगोचर हो रहा है। सामाजिक क्षेत्रों में भी हो रहा है, धार्मिक क्षेत्रों में भी हो रहा है, मान्यताओं में भी परिवर्तन आ रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है और राजनीतिक क्षेत्र में भी देखने को हमें मिल रहा है। तो ये बात समझ में आ गई? आगे चलें। तो अब देखिए, प्राचीन से मध्यकाल की ओर, मतलब वही पूर्व मध्यकाल की बात है। ठीक है, तो पहला है कि सामाजिक संकट और भूमि संबंधी परिवर्तन। यानी जब हम प्राचीन काल से अब पूर्व मध्यकाल में, मतलब जब आ रहे हैं, मध्यकाल से पहले की घटना पूर्व मध्यकाल की बात है, तो हम देख रहे हैं कि एक सामाजिक संकट का ये समय है। एक समाज के सामने एक सामाजिक संकट है और वो सामाजिक संकट अभी हमने बताया, नए तत्व आ रहे हैं, उनको किस स्थान में रखा जाए। ठीक है, और दूसरा भूमि संबंधी परिवर्तन, मतलब भूमि स्वामित्व में परिवर्तन आ रहा है। कैसे आ रहा है इसको भी समझिए। एक है सामाजिक संकट। तो सामाजिक संकट कैसा आया इसे समझिए पहले। समाज अभी तक कितने वर्ण हैं? वर्ण व्यवस्था प्रचलित है समाज में। ठीक है, तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ठीक है, मौर्योत्तर काल से ही इसमें कुछ कुछ परिवर्तन आपको देखने को शुरू में हुआ कि विदेशी आक्रमणकारी आए तो वो शासक वर्ग के थे तो उनको कहाँ रखा जाए। फिर मौर्योत्तर काल के अंतर्गत हमने देखा कि सातवाहनों ने भूमि अनुदान की प्रथा शुरू की। ठीक है, लेकिन जो ब्राह्मण, ये जो वैदिक परंपरा है, उसके अनुसार कहा गया कि ब्राह्मण का कार्य क्या है? पठन पाठन, पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक कर्मकांड करना, धार्मिक कर्मकांड संपादित करना। ठीक है, क्षत्रिय का काम क्या है कि पूरा जो क्षेत्र है उसको सुरक्षा प्रदान करना, युद्ध और सुरक्षा। वैश्य का क्या काम है? उत्पादन से संबंधित वर्ग है। और शूद्र का क्या काम है? सेवा। तो ये व्यवस्था चल रही थी, समझ रहे हैं? ये इसका काम है कि ये तीनों वर्ण, जिसे हम द्विज कहते थे, उनकी सेवा करना, द्विज की सेवा करना। ठीक है, ये व्यवस्था चल रही थी। अब जो है, अब स्थिति में परिवर्तन आएगा क्योंकि सामाजिक आधार का विस्तार हो रहा है भूमि अनुदान के माध्यम से। एक बड़ी जनसंख्या कृषक जनसंख्या में तब्दील हो रही है, समझ रहे हैं? अब उसे किस रूप में रखें? अब आगे चल के इन शूद्रों को भी कृषि कार्य में लगाया जा रहा है, यानी ये भी उत्पादक वर्ग से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो इससे इनकी स्थिति बेहतर होगी। जो अभी तक व्यवस्था चल रही थी उससे अब भूमि अनुदान के माध्यम से एक तो नई जातियां आ रही हैं, नए जनजाति तत्वों का भारतीय समाज में आत्मसातीकरण हो रहा है और नई आर्थिक, यानी भूमि अनुदान के माध्यम से एक नई कृषि अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा। उससे इनकी भी स्थिति ठीक होगी, इनकी भी स्थिति ठीक होगी। और इनकी मजबूरी है, जो क्षत्रिय वर्ग है, राजा वर्ग है, कि भूमि अनुदान के माध्यम से भूमि कृषि क्षेत्र का विस्तार किया जाए
जिससे कि अधिक से अधिक कर प्राप्त करके राज्य की समृद्धि को बढ़ाया जाए, लोगों को वेतन और भी सुविधाएं और भी जो है बेहतर किया जाए। समझ रहे हैं? तो एक स्थिति ऐसा आया कि जब ये वैश्य और शूद्रों की जब आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी, तब इन्होंने उच्च वर्णों के अगेंस्ट में क्या किया? विद्रोह किया। ये अपने कर्म से विमुख होने लगे। इसे ही पुराणों में कलयुग की अवधारणा कहते हैं। समझ रहे? मतलब जो इनके कर्म निर्धारित हैं उससे अलग होना, विमुख होना। भाई जब आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो सेवा क्यों करेंगे? वो द्विजों की सेवा क्यों करेंगे? सामाजिक रूप से सबसे निम्न स्तर उनका क्यों होगा? कर देने वाले केवल यही क्यों होंगे? तो जो धर्म शास्त्रों में इनके बारे में इनके कार्य निर्धारित हैं, उससे ये क्या होने लगेंगे? वैश्य और शूद्र विमुख होने लगेंगे। इसे ही हम कलयुग की अवधारणा कहते हैं। तो एक ये संकट आया। दूसरा संकट आया वर्ण संकरता की। वर्ण संकरता की, ठीक है? क्योंकि सामाजिक आधार विस्तृत होने से अब कोई निश्चित तो रहा नहीं। अब विवाह संबंध भी अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है? पता चला इनके अंतर्गत भी वैवाहिक संबंध हो रहे हैं। तो वर्ण संकरता में जो है वृद्धि हो रही है, अछूतों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो ये एक सामाजिक संकट के रूप में हमें इस काल के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है? तो ये हुई बात सामाजिक संकट की। अब देखिए भूमि संबंधी परिवर्तन, जो भूमि संबंधी परिवर्तन है भाई, भूमि अनुदान के माध्यम से। पहले भूमि अनुदान किस लिए दिया जाता था? धार्मिक अनुष्ठान, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान आरंभ में किस लिए दिया जाता था? धार्मिक कार्यों को ब्राह्मणों को दिया जाता था, बौद्धों को दिया जाता था। इस तरीके से धार्मिक कार्य के बदले दिया जाता था। ठीक है, जरूरी नहीं कि ब्राह्मणों को ही मिले, बौद्धों को भी मिलता था। तो धार्मिक कार्यों के लिए भूमि अनुदान दिया जाता था। बाद में क्या हुआ कि अब जो है वेतन के बदले भूमि अनुदान दिया जाने लगा। तो अब जो है वेतन के बदले जब भूमि अनुदान दिया जाने लगा तो भूमि स्वामित्व में भी क्या आया? परिवर्तन आया। अब ये जो व्यक्ति है उसको वह अपने क्षेत्र पे क्या रख रहा है? पूरा अधिकार। जैसे एक राजा पूरे साम्राज्य पर अपना अधिकार आरोपित करता है, वैसे ही भूमि अनुदान प्राप्त करता यानी दान ग्रहीता वह व्यक्ति उस क्षेत्र में जो उसे ग्राम दान, भूमि दान जो भी मिला, उस क्षेत्र में एक छोटे राजा, पूरे राजा वाले अधिकार रख रहा है। वो उनको दंड देगा, वो उनसे कर वसूलेगा, वो वहां शांति व्यवस्था स्थापित करेगा। तो भूमि स्वामित्व में भी क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, समझ गए बात आप? इसी चीज को हमें समझना है। तो सामाजिक संकट और भूमि संबंधी परिवर्तन हमें इस काल के अंतर्गत देखने को मिला। प्राचीन भारतीय समाज धीरे धीरे मध्यकालीन समाज में बदला। उसका मूल कारण था भूमि अनुदान की प्रथा। ठीक है, तो मध्यकालीन समाज में जब बदला तो उसकी जो मूल कारण है वो क्या था? भूमि अनुदान की प्रथा। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ कैसे हुई? ठीक है, तो इसको अब समझें कि भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ कैसी हुई। ठीक है, अचानक से तो हो नहीं गई भाई। मौर्योत्तर काल में ही आकर ये भूमि अनुदान की प्रथा सातवाहनों ने शुरू की थी। बाद में मान लीजिए कोई एक शासक ने शुरू किया तो सबने आगे चल के इसे समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन आगे भी अनवरत जारी रही। गुप्तों में और गुप्तोत्तर काल में तो बड़ी धूमधाम से भूमि अनुदान दिए जाते थे। ठीक है, तो दरअसल राजा पुण्य की प्राप्ति की कामना करते थे। आज भी होता है ना कि लोग पूजा पाठ घर में कराते हैं, पुण्य की कामना करते हैं, बुरी आत्मा दूर हो जाए घर से। ठीक है, तो उसके बदले वो ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देते हैं। ठीक है, सामान्य सी बात है। तो राजा भी तो उसी समुदाय का व्यक्ति है, तो वो भी पुण्य की कामना कर रहा है, और इसी हेतु वो भिक्षुओं
और पुरोहितों को धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जो है भूमि अनुदान दे रहा है, क्योंकि भिक्षु और पुरोहितों को धार्मिक अनुष्ठानों के लिए क्या चाहिए? संसाधन चाहिए। और उस संसाधन यानी दान दक्षिणा के बदले राजा उनको भूमि अनुदान दे देगा कि आप यहां से जो आय प्राप्त हो उसके माध्यम से आप अपने जो धार्मिक अनुष्ठान हैं, जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं, उसकी आप क्या करें? पूर्ति करें। तो भूमि अनुदान पहले धार्मिक कार्यों के लिए शुरू हुआ। आई बात समझ में? वैश्य और शूद्र कहलाने वाले मजदूरों के उत्पादनात्मक कार्यकलापों में वृद्धि करना, ठीक है, क्योंकि इनसे जो कर प्राप्त होता था उनसे राजा अधिकारियों और श्रमिकों को वेतन देते थे, पुरोहितों को दान दक्षिणा और शिल्पियों को भोग विलास की वस्तुएं खरीदते थे। देखिए, राजा को अपनी आय भी बढ़ानी है राज्य के संचालन के लिए, तो अब वो वैश्य और शूद्र कहलाने वाले ये दो वर्ग हैं जो उत्पादन कार्य से जुड़े हैं, वैश्य और शूद्र। भाई वैश्य को अगर उत्पादन कर रहा है तो अकेले तो कर नहीं रहा, भूमि पर शूद्र भी तो हैं जो कृषक के रूप में बने हुए हैं, कृषक मजदूर के रूप में शूद्र हैं, और उस भूमि का मालिकाना हक वैश्य के पास है, संबंधित व्यक्ति के पास है। तो ये दोनों लेकिन उत्पादन कार्य से जुड़े हुए हैं। तो राजा को अपनी आय बढ़ाने के लिए क्या किया? ये जो उत्पादक वर्ग हैं इनको भी वो भूमि अनुदान दिया, जिससे राज्य की आय बढ़े। और जब राज्य की आय बढ़ेगी तो उस आय से राजा अपने जो है प्रशासनिक कार्यों को पूरा कर पाएगा, जो सेना है उनको वेतन देगा, जो प्रशासन से जुड़े अधिकारी हैं उनको वेतन देगा। आई बात समझ में? तो राजा के प्रशासनिक दायित्वों के लिए जरूरत थी कि अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कि एक बड़े क्षेत्र को अनुदान के रूप में दे दिया जाए, उसको लोग आबाद करेंगे, उस पर उत्पादन करेंगे, उत्पादन करने से राज्य की आय बढ़ेगी, भाई टैक्स लेगा राज्य उसके बदले। समझ रहे? चूंकि इस काल के अंतर्गत जब ये जो टाइम पीरियड आप देख रहे हैं, लोहे का भी प्रयोग हो रहा है, कृषि कार्यों में भी धूमधाम से लोहे का प्रयोग हो रहा है, तो जंगलों को आबाद करना मतलब जंगलों को काट के कृषि के रूप में तब्दील करना आसान हुआ। और इससे कृषि उपकरणों में भी उसका लोहे का प्रयोग किया जा रहा है। भूमि की गहरी जुताई हो रही है, पहले पढ़ाया था, भूमि की गहरी जुताई होगी, भूमि की उर्वरता में बढ़ेगी, उर्वरता बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो अधिशेष बढ़ेगा। मतलब अगर हम केवल अपने खाने भर की अगर भूमि से पैदा करेंगे तो कैसे चीजें चल पाएंगी? नहीं चल पाएंगी। तो ये अधिशेष जो होगा उस पे राजा अपना दायित्व थोकेगा कि भाई ये हमारा काम है, मुझे कर दो क्योंकि मैं सुरक्षा दे रहा हूं, उसके बदले तुम खेती कर पा रहे हो। समझ रहे हैं? तो राजा अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है कि उनको भूमि का टुकड़ा अलॉट कर रहा है। आई बात समझ में? दूसरा कि श्रमिकों को वेतन देते थे। जो श्रमिक हैं, राजमहल में तो केवल अधिकारी तो रहेंगे ही नहीं, कुछ बहुत से काम होते हैं जो श्रमिक भी कर रहे हैं, तो उनको वेतन देने के लिए राज्य की अपनी भी भूमि होती थी। समझ रहे हैं? तो उनको भी वेतन देने के लिए कर चाहिए, तो इसलिए जो है फिर पुरोहितों को दान दक्षिणा, शिल्पियों से भोग विलास की वस्तुएं खरीदते थे। यानी उस कार्य से, उस भूमि से जो आमदनी है उसका बंटवारा कई रूप में देखा गया। वेतन, अधिकारियों को वेतन, अधिकारियों से श्रमिकों को वेतन, पुरोहितों को दान दक्षिणा, जो धार्मिक कार्य कर्म कांड करते थे उनको दान दक्षिणा देते थे, और शिल्पियों को भोग विलास की वस्तुएं, जो राजा अपने भोग विलास की वस्तुएं शिल्पियों से निर्मित कराते थे उनसे खरीदते थे तो उनको पैसा देते थे। तभी तो ये सारी व्यवस्था चल रही थी। और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा मतलब कर्मकांड के माध्यम से राजा अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करता था। ब्राह्मण उनको वैधानिक अधिकार देते थे कि धर्मशास्त्र में ये बातें उल्लिखित हैं कि राजा का हमें सम्मान करना चाहिए, राजा का की हमें आज्ञा माननी चाहिए। समझ रहे हैं? ये बातें आम जनता को कौन शिक्षित कर रहा है? ब्राह्मण, पुरोहित। तो उनको दान दक्षिणा दे रहे हैं।
इनको भी भूमि अनुदान दे रहे हैं ताकि वो आम जनता में राजा की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करे, स्थापित करे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से भूमि अनुदान की प्रथा शुरू हो रही है। आगे मैंने पढ़ाया कि कलयुग की अवधारणा 3री-4थी सदी में पुराणों में कलयुग नामक सामाजिक संकट का उल्लेख मिलता है। तो कलयुग मतलब यही है कि पुराणों में जो वर्णित वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था का आशय है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण हैं, चारों के अपने अपने कर्तव्य हैं। तो 2 वर्ण तो अपने आप से खुश है, एक ब्राह्मण और दूसरा क्षत्रिय। ब्राह्मण अपना धार्मिक अनुष्ठान में खुश है, उसको उसकी आय का नियमित स्रोत है, कर्मकांड में खुश है। राजा भी खुश है कि भाई हम राजा हैं और वो भी जनता से कर प्राप्त कर रहा है, उसकी भी आमदनी के स्रोत है। लेकिन जो 2 वर्ण हैं जिन्हें हम वैश्य और शूद्र कह रहे हैं, इनमें थोड़ा सा असंतोष का भाव है। शूद्र का कार्य बताया गया कि तीनों वर्णों की सेवा करो। बाद में कृषि कार्यों में भी शूद्रों को लगाया जाने लगा। वैश्यों को कहा गया कि आप उत्पादन कार्य करते हैं, एकमात्र करदाता वर्ग के रूप में, मतलब वो कर दे रहे हैं। आगे चल के जब उनकी स्थिति बेहतर हो रही है तो वो अपने सामाजिक दायित्वों से अलग हो रहे हैं, क्योंकि भूमि अनुदान के माध्यम से उनकी भी स्थिति बेहतर हो रही है। समझ रहे हैं? अब इसी सामाजिक दायित्वों से विमुख होने को ही क्या कहा गया? कलयुग की अवधारणा। पुराणों में इस सामाजिक संकट को कलयुग की अवधारणा के नाम से कहा गया। उसका मतलब उल्लेख किया गया कि कलयुग आ गया। तो जब भी कलयुग की अवधारणा की बात आए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जो वर्ण हैं वो अपने अपने कार्यों से अगर विमुख हो रहे हैं, ब्राह्मण भी हैं अगर पठन पाठन से विमुख होकर राजा की स्थिति में आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मूलतः जो असंतोष है वो वैश्य और शूद्र को लेकर है। तो जब अपने अपने कार्यों से विमुख होकर निम्न वर्ण का जो व्यक्ति है उच्च वर्ण के प्रति विद्रोह कर दे, वही कलयुग का, उसे ही पुराणों में कलयुग की अवधारणा कहा गया। इस सामाजिक संकट को कलयुग की अवधारणा कहा गया। आई बात समझ में? तो 4थी सदी में पुराणों में कलयुग नामक सामाजिक संकट का उल्लेख मिलता है, अर्थात जब वर्ण अपने अपने नियत कर्मों से विमुख होने लगे, निचले वर्ण के लोग उच्च वर्ण, ये सुधार लेना आप लोग, कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक है वो मैं बताता जाऊंगा, आप लोग सुधारते जाइएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि टाइपिंग में हो जाता है अमूमन। निचले वर्ण के लोग उच्च वर्ण बनने और उनके कर्मों को अपनाने लगे, यानी वैश्य और शूद्र जैसे वर्ण जो है वो उच्च वर्ण की तरह रहने, उनके मूल्यों को अपनाने लगे, उनकी तरह रहने लगे। तो अपने कार्यों से, जैसे कर देना, सेवा करना, इन दायित्वों से वो विमुख होने लगे। अब अगर ऐसा होगा तो सामाजिक व्यवस्था क्या हो जाएगी? बिगड़ जाएगी ना। इसे ही पुराणों में कलयुग की अवधारणा कहा गया। और ये जो सामाजिक संकट है इसे ही हम कलयुग का अवधारणा कहते हैं। मतलब निम्न वर्ण के लोग, नीचे वर्ण के लोग उच्च वर्ण की चीजों को अपनाने लगे। उच्च वर्ण का जो है एक तरीके से विरोध प्रकट करना, समझ रहे हैं, अपने दायित्वों से विमुख होना। वैश्य और शूद्र का जो काम है कर चुकाना, सेवा कर्म करना। वैश्य का क्या काम है? कर चुकाना। शूद्र का क्या काम है? सेवा कार्य करना। ये अब धीरे धीरे क्या इन चीजों को अस्वीकार करने लगे। मतलब वैश्य और शूद्र कर देने से और सेवा करने से मना करने लगे, ठीक है। तो वैश्य और शूद्र कर चुकाना और सेवा कर्म करने से को अस्वीकार करने लगे। वर्ण संकरता ने वर्ण वेद बंधनों को तोड़ने का भी प्रयास किया, समझ रहे हैं, क्योंकि समाज में वर्ण संकरता भी बढ़ रही है, और जब वर्ण संकरता आ रही है तो जो ये वर्ण विभेद है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का, उस पर भी चोट किया जाने लगा, क्योंकि उनको भी सामाजिक सम्मान और सामाजिक स्थान की चाह थी। इन सब चीजों को देखते हुए मनुस्मृति ने कहा कि शूद्रों और वैश्यों को अपने अपने कर्मों से विचलित नहीं होने देना चाहिए
और इससे क्या हुआ कि जब ये अपने अपने कर्मों से विचलित हुए तो इनका कठोर दमन किया गया। समझ रहे हैं? जब इनका कठोर दमन किया गया तो इनके अंदर क्या आ जाएगा? असंतोष आएगा। स्वाभाविक सी बात है। आई बात समझ में? क्योंकि मनु स्मृति लगभग इसी समय की लिखी गई है, थोड़ा मौर्य उत्तर काल के आसपास की लिखी गई रचना है। क्योंकि समाज में वर्ण व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को बनाए। मनुस्मृति को हिंदू विधिला कहते हैं ना। हिंदू विधि की प्राचीनतम पुस्तक है मनुस्मृति। हिंदू विधि की प्राचीनतम पुस्तक है और मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की बात कही गई। सामाजिक व्यवस्था अर्थात सामाजिक व्यवस्था कहने का आशय है वर्ण व्यवस्था, और वर्ण संकरता को रोकने का प्रयास किया गया। क्योंकि मनुस्मृति का कहना था कि अगर ऐसी चीजें होंगी तो सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। समझ रहे हैं? तो मनु ने इसीलिए कहा कि शूद्रों और वैश्यों को अपने अपने कर्मों से विचलित नहीं होने देना चाहिए, और अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें दंड देना चाहिए। तो इससे शूद्रों और वैश्यों को क्या हुआ? कठोर दमन किया जाने लगा। इनका कठोर दमन किया गया कि अगर आप कर नहीं देंगे, अगर आप सेवा कार्य से नहीं करेंगे तो आपको जो है दंड दिया जाएगा। और इन सब स्थितियों ने भी क्या किया? भूमि अनुदान को प्रोत्साहन दिया। जब इनके अंदर असंतोष आया तो इनको संतुष्ट करने का भी प्रयास किया गया, और इसी संतुष्टि के क्रम में भी भूमि अनुदान दिया गया। समझ रहे हैं? आई बात समझ में? यानी एक तरफ कृषि क्षेत्र का विस्तार करना था, उत्पादन कार्य को बढ़ाना था ताकि राज्य की आय बढ़े, और दूसरा इससे जो सामाजिक संकट उत्पन्न हुआ उसको संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में भारत के अंतर्गत भूमि अनुदान की प्रथा शुरू की गई। आई बात समझ में? आगे चलें। इस तरह उपर्युक्त स्थिति का समाधान करने के लिए पुरोहितों एवं अधिकारियों को वेतन और पारिश्रमिक की जगह क्या? भूमि अनुदान की शुरुआत की गई। यानी अधिकारियों को वेतन, पुरोहितों को दक्षिणा, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भूमि अनुदान देना शुरू किया गया। इस प्रथा के माध्यम से प्रदत्त क्षेत्रों में कर वसूली और शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी अनुदान भोगियों पर थी। इस प्रथा से खेती के नए क्षेत्र का विस्तार हुआ। नए क्षेत्रों में ब्राह्मणों द्वारा वर्ण व्यवस्था, राजा की महत्ता और उसके कर प्राप्त करने की जो उसका अधिकार है उसकी स्थापना की गई। कर प्राप्त करने के अधिकार की, यहां लिख लीजिएगा, करने के अधिकार की स्थापना की गई। कर प्राप्त करने के अधिकार की स्थापना कौन कर रहा है? ब्राह्मण। तो इन जो समस्या है, यानी अधिकारियों को वेतन देना, पुरोहितों को दान दक्षिणा, धार्मिक अनुष्ठान के लिए, निचले वर्ण को भी संतुष्ट करना है, कलयुग की अवधारणा, इन सब के समाधान के रूप में हम देखते हैं कि भूमि अनुदान की प्रथा शुरू की गई। ठीक है? और इस प्रथा के माध्यम से जो क्षेत्र प्रदत्त किया जाता था, कर वसूली और शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किस पर थी? अनुदान भोगियों पर, जो भूमि जिसे अनुदान के रूप में प्राप्त होती थी। एक तरीके से देखिए, छोटा राजा, उसे ही सामंत कहते हैं। और इस प्रथा के माध्यम से खेती क्षेत्र का भी विस्तार हुआ, और उस नए क्षेत्र में जैसे जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया गया तो उन्होंने आम जनता को ये बात बतलाई, वहां वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया कि ब्राह्मण का क्या काम है, क्षत्रिय का क्या काम है, राजा के प्रति अधीनता, राजा के प्रति सम्मान, राजा की महत्ता को स्थापित किया, और साथ ही राजा को कर प्राप्त करने के अधिकार की भी स्थापना की कि राजा किस हैसियत से कर हमसे प्राप्त कर रहा है। तो इस तरीके से भूमि अनुदान की प्रथा शुरुआत हुई। यहां तक क्लियर है? आगे चले। तो जब भूमि अनुदान दिया जाने लगा तो जो भूमि अनुदान प्राप्त कर रहा है व्यक्ति, वो धीरे धीरे भूस्वामी बन जाएगा ना। क्यों? तो भूमि अनुदान प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है वो भूस्वामी बनने लगा। तो अब इससे समाज में एक नया वर्ग भी उत्पन्न हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं? भूस्वामी वर्ग। उसकी भी शक्ति बढ़ने लगी।
क्योंकि वो अपने क्षेत्र में क्या कर रहा है, कर वसूल रहा है। अपने क्षेत्र में वो क्या कर रहा है, शांति व्यवस्था को स्थापित कर रहा है, और अब वो भी ताकतवर बन रहा है। ठीक है, तो अब इसी से आप देखेंगे धीरे धीरे एक श्रृंखला बन जाएगी, और फिर जिसे हम सामंतवाद कहते हैं उसका जो है विकास होगा। तो इसके माध्यम से क्या हुआ कि एक नवीन भूस्वामी वर्ग का उदय हुआ। यहां सुधार लीजिए, भूस्वामी, एक नवीन भूस्वामी वर्ग का उदय हुआ। भाई जिसको भूमि अनुदान आप दे रहे हैं तो वो भूस्वामी हो जाएगा, तो नवीन भूस्वामी वर्ग का उदय होगा। ठीक है, भूमि अनुदान ने नवीन भूस्वामी वर्ग के उदय में भूमिका निभाई। अनुदान प्राप्तकर्ता को अपने क्षेत्र में वे सभी अधिकार प्राप्त थे जो राजा को अपने साम्राज्य में प्राप्त होते थे, जैसे कर वसूलना, शांति व्यवस्था स्थापित करना आदि। समझ रहे, यानी उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो उसे भूमि अनुदान के रूप में प्राप्त हुई, अनुदान प्राप्तकर्ता को वे सभी अधिकार प्राप्त हो गए जो एक राजा को अपने साम्राज्य में थे। भाई राजा भी तो वही कर रहा है ना, अपने साम्राज्य में कर वसूल रहा है, शांति व्यवस्था स्थापित कर रहा है, और उसी शांति और व्यवस्था को स्थापित करने के क्रम में वह लोगों के ऊपर टैक्सेशन कर रहा है, उसकी शक्ति बढ़ रही है। तो अनुदानकर्ता के अंतर्गत भी क्या होगा, एक महत्वाकांक्षा हिलोर मारेगी, और जब उसकी शक्ति मजबूत हो जाएगी और जैसे ही राजा कभी कमजोर होगा वो अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देगा। समझ रहे हैं, ब्राह्मणों को दिया गया जो दान था वो शाश्वत था, अर्थात अस्थायी होता था। यानी जो ब्राह्मणों को भूमि दान दिया जाता था वो शाश्वत होता था और अस्थायी होता था। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसका विकास। ठीक है, एक बार विकास क्रम भी देख लीजिए, उसमें वही बातें हैं कि भूमि अनुदान का जो विकास है कि अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा ने राज्य को जो है राज्य नियंत्रित क्षेत्र को संकुचित कर दिया। ठीक है, समझ लीजिए इस बात को। मतलब जब ये जो नवीन भूस्वामी वर्ग का उदय है उसके जो अधिकार हैं वो अधिकार उसे उन अधिकारों का विकास कैसे होगा, राजा की शक्ति कैसे कम हो रही है। क्योंकि जो भूमि अनुदान अधिकारियों को मान लीजिए वेतन के बदले दिया गया, अधिकारी वहां से कर वसूल रहे हैं, शांति व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं, तो वहां राजा का प्रभाव तो सीमित हो गया ना, राजा का वहां पे तो प्रभाव नहीं है। तो इसलिए राज्य नियंत्रित क्षेत्र क्या हो गया, वो संकुचित हो गया, राजा की शक्ति में कमी आई, विकेंद्रीकृत व्यवस्था शुरू हुई। अब देखिए इसका विकास कैसे है अलग अलग कालखंड में। जैसे मौर्य काल के अंतर्गत हमने देखा कि अधिकारियों को वेतन सामान्यतः जो है नगद दिया जाता था। ठीक है, हमने कहा था ना कि 10-20 पर्ण से लेकर 48,000 पर्ण तक वेतन दिए जाते थे। तीर्थ हैं, जो उच्च क्लास के अधिकारी थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पढ़ा है ना आपने, अध्यक्ष, तीर्थ, अध्यक्ष, ये सब सारा चीज हमने पढ़ाया है। तो मौर्य काल में जो अधिकारियों को वेतन था वो नगद दिया जाता था, पण मतलब उस समय मुद्रा थी, उस मुद्रा में दिया जाता था, जो 10-20 पर्ण से लेकर 48,000 पर्ण तक हुआ करती थी। ठीक है, कुषाणों के समय में भी यही व्यवस्था चलती रही, क्योंकि इनके द्वारा जो मुद्रा सिक्के जारी किए गए उससे पता चलता है कि भाई उन्हें नगद ही वेतन दिया जाता रहा। गुप्तों के समय में भी यही व्यवस्था चलती रही। समझ रहे हैं, यानी गुप्त काल में भी ये व्यवस्था चलती रही। इसको ठीक कर लीजिएगा। इनके द्वारा जारी सिक्के अधिकारियों को वेतन चुकाने के उद्देश्य से ढलवाई गई थी। ठीक है, यानी मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल के अंतर्गत कुषाणों का चूंकि लंबा अवधि रहा शासन करने का, और गुप्तों ने ये जो है अधिकारियों को नगद वेतन ही संभवतः देते थे। ठीक है, और इसके लिए वो सिक्के ढलवाते थे, और चूंकि सिक्कों की पर्याप्त मिला है तो उससे हमें पता चलता है। लेकिन गुप्त काल के उत्तरवर्ती समय में, अब जैसे सोने के सिक्के कम मिलते हैं, सोने के सिक्के में मिलावट मिलती है, आर्थिक स्थिति थोड़ी डगमगाई, तो 6ठी सदी में स्मृतियों में भी इस बात को कह दिया गया कि वेतन के बदले भूमि दी जा सकती है। और हर्षवर्धन के काल में
जो भू राजस्व था, वेतन था, वो भू राजस्व के रूप में दिया जाता था। राज्य की आय का जो चौथा हिस्सा था वो अधिकारियों को वेतन के रूप में भुगतान किया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से भूमि अनुदान अधिकारियों को वेतन के रूप में दिया जाने लगा। उनका वहाँ पे नियंत्रण स्थापित हुआ, वहाँ उनका जो है अधिकार स्थापित हुआ। फिर शांति व्यवस्था, कर वसूलने की शक्ति प्राप्त हुई और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक नवीन संरचना का विकास हुआ जो आगे चल के सामंतवाद के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, आगे चलें। अब चूंकि भूमि अनुदान ने क्या किया कि इसका एक नया जो प्रभाव था वो था कि नई कृषि अर्थव्यवस्था का विकास, समझ रहे हैं। तो जो भूमि स्वामी है, जिनको भूमि अनुदान दिया जा रहा है, वो भूस्वामी कहलाए। वो किसानों या बटाईदारों की मदद से जमीन को आबाद करना उन्होंने शुरू किया। भाई समझ रहे हैं, वो जंगलों को साफ कर रहे हैं, वहाँ पे खेती कार्य कर रहे हैं। तो बटाईदार या किसानों के माध्यम से उन्होंने जंगलों को साफ किया। अब देखिए, ये जो खेती का कार्य है वो कौन कर रहे हैं? किसान और बटाईदार। लेकिन भूमि पर अधिकार किसका है? इनका है। ठीक है, तो वस्तुतः खेती किसान या बटाईदारों द्वारा किया जाता था, किंतु भूमि पर उनका कानूनन अधिकार नहीं था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कानूनन अधिकार नहीं था। ठीक है, खेती का काम कौन कर रहा है? किसान या बटाईदार। भूमि पर अधिकार किसका है? भूस्वामी का। ठीक है, भूमि पर अधिकार भूस्वामियों का है, लेकिन वो अकेले थोड़ी ना भूमि को आबाद कर पाएंगे। खेती कार्य तो वो किसान या बटाईदार की मदद से ही करेंगे ना। वास्तविक खेती करने वाले कौन है? किसान या बटाईदार हैं, जबकि भूमि पर उनका कानूनन अधिकार नहीं है। चीनी यात्री है, उसका नाम है इत्सिंग, यहां सुधार लीजिएगा। चीनी यात्री इत्सिंग 7वीं सदी में आया था भारत में। उसने कहा है कि अधिकांश जो बौद्ध विहार अपने नौकर चाकर से खेती कराते थे। दरअसल बौद्ध विहारों को भी भूमि अनुदान दिया जाता था। तो वो जो है, वो भूमि जो नौकर चाकर हुआ करते थे बिहार में, बौद्ध विहार में, उनको जो है खेती कृषि कार्यों में भी लगाया जाता था। तो इससे पता चलता है कि जो धार्मिक अनुष्ठान, यानी जैसे बौद्ध, ब्राह्मण, इन धर्मों के लिए धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अनुदान दिए जाते थे, वो भी उस पर स्वयं खेती न करके नौकरों से या नीचे वर्ग के लोगों से, शूद्रों से वो खेती कराते थे, जनजाति तत्वों से वो खेती कराते थे। ठीक है, ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक बताया है, इसको सुधार लीजिएगा। हुआन सांग इसने शूद्रों को कृषक बताया है। ठीक है, कि शूद्र कृषि का कार्य करते थे। तो इस तरीके से एक नई कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हमें देखने को मिलता है। तो ये पूरी बात समझ में आई। ठीक है, अब अगला जो महत्वपूर्ण बात है इस काल के अंतर्गत, वो है वाणिज्य व्यापार में ह्रास। और वाणिज्य व्यापार में ह्रास ने नगरों के पतन को प्रोत्साहित किया। ठीक है भाई, जब वाणिज्य व्यापार का ह्रास होगा तो नगरों का पतन होगा, इस बात को भी समझ लीजिए। देखिए, कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, लेकिन ठीक है, उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है। ये बात समझ में आई? भाई, कृषि क्षेत्र का विस्तार होगा तो स्वाभाविक सी बात है, उत्पादन बढ़ेगा, राज्य की आमदनी बढ़ेगी। लेकिन इस काल में क्या हुआ कि वाह्य व्यापार, जैसे वाह्य व्यापार, अब रोमन व्यापार क्या हुआ? प्रभावित हुआ, प्रभावित हुआ। राजनीतिक रूप से क्या हुआ? कई राजनीतिक इकाइयां अस्तित्व में आई। विखंडीकरण, मैं विखंडीकरण लिख दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है। तो रोमन मतलब बाह्य व्यापार प्रभावित हुआ और राजनीतिक विखंडीकरण के कारण आंतरिक व्यापार प्रभावित हुआ। आंतरिक व्यापार प्रभावित हुआ क्योंकि बहुत छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयां आ गई ना। अब मान लीजिए
ढेर सारे राजा हैं, ठीक है। अब यहां से यहां तक जाने के लिए वो कैसे सामान बेचेगा? तो बंद अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। तो राजनीतिक विखंडीकरण ने आंतरिक व्यापार को प्रभावित किया। रोम व्यापार प्रभावित हुआ। रोम व्यापार कैसे प्रभावित हुआ, यानी वाह्य व्यापार प्रभावित हुआ, वो कैसे? क्योंकि मुख्यतः यहाँ पे जो है रेशम का व्यापार होता था। मैंने बताया था ना कि कुषाणों ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। और उस रेशम मार्ग पर जो कुषाणों ने अधिकार किया था, बाद में रोमवासी चीनियों से रेशम बनाने की कला सीख लिए। तो भारत से रेशम क्यों आयात करेंगे, ठीक है। और फिर अन्य कारणों से भी आप देखेंगे कि फिर रोमन साम्राज्य का पतन भी हो जाता है, तो व्यापार प्रभावित हो गया। तो बाह्य व्यापार प्रभावित हुआ, आंतरिक व्यापार प्रभावित हुआ। तो जो उत्पादन केंद्र थे, उत्पादन केंद्र, उन उत्पादन केंद्र में वस्तुओं की मांग में गिरावट आई। तो जो यहां उत्पादन केंद्र में शिल्पी हैं, ठीक है, वणिक हैं, वो क्या हो गए? बेरोजगार। बेरोजगार। जब ये बेरोजगार हो गए तो अपनी आजीविका के लिए ये कहां चले गए? गांव में, ठीक है। गांव में जाके बस गए, खेती बाड़ी करने लगे, कृषि कार्य से जुड़ गए। तो ये जो नगर हैं, सपोज दैट ये नगर हैं, अब इसे दूसरे रूप में देखिए, ठीक है। ये जो नगर हैं, अब मान लीजिए ये लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये शाटक उत्पादन का केंद्र है, ठीक है। तो इन नगरों का क्या होगा? पतन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो रेशम उत्पादन से जुड़े लोग थे वो कहाँ चल गए? गांव में। क्योंकि अब रेशम के डिमांड घट गई, अब शाटक की मांग घट गई। आई बात समझ में? तो इस तरीके से वाणिज्य व्यापार का ह्रास हुआ, और वाणिज्य व्यापार के ह्रास ने नगरों का क्या कर दिया? पतन कर दिया। आई बात समझ में? आगे चलें। तो व्यापार में ह्रास और प्राचीन नगरों का पतन, नगरों कर लीजिएगा, प्राचीन नगरों का पतन, ठीक है। तो ये जो काल है, पूर्व मध्य काल है, इस काल के अंतर्गत व्यापार में, बाह्य व्यापार में भी कमी आई, आंतरिक व्यापार भी बाधित हुआ। तो 6ठी सदी के बाद वाणिज्य व्यापार में कमी आई, ठीक है। इसका जो प्रमाण है वो देश में स्वर्ण मुद्राओं का लगभग गायब हो जाना। भाई कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, मैंने पढ़ाया था, याद है कुछ कुछ। हिंद यवन शासकों ने सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया, कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। तो कुषाणों की समृद्धि का आधार क्या था? वाणिज्य व्यापार। रेशम मार्ग पर नियंत्रण था, मध्य एशिया से सोना आता था, रोम से सोना आता था, समृद्धि थी, तो उन्होंने सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए, मतलब शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। गुप्तों ने भी उनका एक बड़े क्षेत्र में राजनीतिक एकता स्थापित की। उनके समय तक, मध्य समय तक भी रोम व्यापार होता रहा, तो उन्होंने भी सिक्के जारी किए। वही उत्तर गुप्त समय में सिक्कों में कमी देखने को मिलती है, सोने के सिक्कों में कमी देखने को मिलती है, सिक्कों में मिलावट देखने को मिलती है, जो गिरती अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। सिक्कों में मिलावट गिरती अर्थव्यवस्था को दर्शाती है, ध्यान रखना आप। तो गुप्त में, जब उत्तर गुप्त में देखेंगे, मतलब गुप्त काल में उत्तरवर्ती अवस्था में देखेंगे, समझ रहे हैं, तो सिक्कों में, जैसे स्कंद गुप्त के काल में सिक्कों में मिलावट बढ़ जाएगी। ये बताता है कि ये गिरती अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है। अब हूणों का आक्रमण हो रहा है, विदेशी आक्रमणकारी भी आ रहे हैं, तो इससे भी वाणिज्य व्यापार प्रभावित हुआ। तो 6ठी सदी में कुल मिला के वाणिज्य व्यापार में कमी आई, ठीक है। और इसका हमें प्रमाण कैसे मिलता है कि सोने के सिक्के गायब हो गए। अब सोने के सिक्के हमें इस समय नहीं दिखाई देते, और वाणिज्य व्यापार ने वाणिज्य व्यापार की कमी ने नगरों का पतन सुनिश्चित कर दिया। क्योंकि नगर जो होते हैं, कुछ नगर, अब जैसे नगर है,
तो ये नगर मान लीजिए उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित हुए। आप किसी नगर में रह रहे हैं, मुखर्जी नगर में रह रहे हैं, ठीक है, आप मान लीजिए कहीं रह रहे हैं, अलीगढ़ में रह रहे हैं, तो अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ताले के लिए। वहां ताले का उत्पादन हो रहा है, वहां व्यापारी आ जा रहे हैं, लेन देन हो रहा है, तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, सड़कों का विकास होगा, सुविधाओं का विकास होगा, शिक्षा का विकास होगा, भाई शिल्पी भी लगे हुए हैं। तो इस क्रम में उत्पादन केंद्र के रूप में नगरों का विकास होगा। कुछ नगर बंदरगाह के रूप में विकसित हो रहे हैं, बंदरगाह के रूप में। समुद्र तटीय जो नगर हैं, जिनकी सीमा समुद्र से लग रही है, वहां व्यापार हो रहा है। अब वहां पे समुद्री व्यापार आ रहे हैं, विदेशी व्यापारी आ रहे हैं, देश के व्यापारी जा रहे हैं, तो इस गतिविधियों से वहां पे नगरों का विकास हुआ। तो उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं, बंदरगाह के रूप में विकसित हो रहे हैं, कुछ अलग अलग शिल्पों को लेके जो उत्पादन हो रहे हैं उसके क्रम में नगरों का विकास हो रहा है। लेकिन ये सारी गतिविधियां किससे जुड़ी हैं? वाणिज्य व्यापार से जुड़ी हैं। और जब वाणिज्य व्यापार में ह्रास आएगा तो नगर कहां रह जाएंगे? खत्म हो जाएंगे ना, क्योंकि इन उत्पादन केंद्र में काम करने वाले लोग बेरोजगार हो जाएंगे। समझ रहे हैं? और जब ये उत्पादन केंद्र में काम करने वाले लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो जो शिल्पी हैं, जिन्हें हम शिल्पी कह रहे हैं, वणिक कह रहे हैं, व्यापारी लोग हैं, वो नगरों से पलायन कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो अभी आजीविका जो उनकी चल रही है वाणिज्य व्यापार से चल रही है। कोई उत्पादन कर रहा है, कोई उसे बेच रहा है। अरे सिंपल सा, जैसा आज होता है उसी तरीके से समझ लीजिए आप। तो अब जब ये इनके मांग ही कमी नहीं रह जाएगी तो ये बेरोजगार हो जाएंगे बेचारे। अब रेशम की मांग नहीं है रोम में, अब केचुल की मांग नहीं है रोम में, तो उस व्यवसाय से जुड़े लोग बेरोजगार हो गए। अब वो कहां चले गए? गांव में। गांव में क्यों चले गए? क्योंकि वहां अब ये खेती करेंगे, कृषक हो गए, कृषक कार्यों से जुड़ गए। तो नगरों का क्या हो गया? पतन हो गया। तो पूर्व मध्यकाल का जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस काल में नगरों का क्या हुआ? ह्रास हुआ, पतन हुआ। ठीक है। हालांकि नगरों का पतन गुप्त काल के अंत में ही शुरू हो गया था, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि गुप्त काल के अंत में मैंने कहा ना, अब विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, हुड़ों का आक्रमण हो रहा है स्कंदगुप्त के समय में, और वाणिज्य व्यापार प्रभावित हो रहे हैं। रोम ने चीन से जो है रेशम बनाने की कला सीख ली है, उनका मतलब व्यापार बाधित हो रहा है। तो उसी समय से शुरू हो चुका था, लेकिन गुप्तोत्तर काल तक आते आते बहुत सारे नगर जो है, जो पुराने नगर हैं, वो उजड़ गए। समझ रहे हैं? जैसे वेनसांग है ना, चीनी यात्री वेनसांग, चीनी यात्री वेनसांग है, और वेनसांग ने बुद्ध के जीवन से जुड़े कई नगरों को उजाड़ पाया। जैसे इसने पाटलिपुत्र को उजाड़ पाया, पाटलिपुत्र, पटना, ठीक है। फाहियान कहता है, पटना के वैभव का वर्णन करता है फाहियान, जो कि गुप्त शासक किसके काल में आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आता है। वो भी चीनी यात्री है, बौद्ध धर्म के जुड़े स्थलों की ही वो क्या आता है? देखने आता है। ठीक है। वो पाटलिपुत्र को जो है बताता है कि बड़ा वैभवशाली नगर है। वहीं वेनसांग कह रहा है कि पाटलिपुत्र क्या है? उजड़ा हुआ है। ऐसे ही बुद्ध से जुड़े बहुत सारे स्थल जो जहां जहां वो गया उसे वो उजड़ा हुआ पाया। भारत का विदेशी व्यापार अवरुद्ध हुआ, यानी इन नगरों के पतन के मूल में क्या था? विदेशी व्यापार का अवरुद्ध होना। और इस विदेशी व्यापार के अवरुद्ध होने से शिल्पी क्या हुए? बेरोजगार हो गए। और जब शिल्पी बेरोजगार हो गए तो शिल्पी अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन यापन के लिए वो गांव की तरफ पलायन कर गए। ठीक है भाई। और जब गांव की तरफ चले गए तो वहां जाके खेतीबाड़ी से जुड़ गए। समझ रहे? 5वीं सदी के उत्तरार्ध में इसका एक उदाहरण है, ये एग्जाम्पल के रूप में है, इसे समझिएगा आप, मैंने दे दिया, एनसीईआरटी में दिया हुआ था, और ये प्रश्न भी आया हुआ है, ये भी ध्यान रखना
क्योंकि इतिहास में कोई बात आप कहेंगे, बहुत ही वैज्ञानिक विषय है इतिहास, जो तमाम इतिहास से संबंधित कथा कहानियां प्रचलन में हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर रटा सवेरे सफा, इस तरह की बातें अमूमन प्रचलन में है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक क्रम में आप पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कुछ भी रटने की जरूरत है। अगर गुप्तोत्तर काल में, पूर्व मध्य काल में वाणिज्य व्यापार में कमी आई तो उसके कारणों को आप रटने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब विदेशी व्यापार प्रभावित होगा, आंतरिक व्यापार बाधित होगा तो वाणिज्य व्यापार का पतन होगा, वाणिज्य व्यापार का पतन होगा तो नगरों का पतन होगा। चूंकि नगरों में जो उत्पादन कार्य से जुड़े हुए लोग थे वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो भाई जीविका भी तो चलानी है, उसके लिए वो गांव की तरफ पलायन करेंगे, वहां खेती बाड़ी करेंगे और अपनी आजीविका चलाएंगे, और फिर स्थानीय जरूरत के अनुसार उत्पादन करेंगे। अब उनकी मांग सीमित हो जाएगी तो आमदनी सीमित हो जाएगी। आई बात समझ में? तो इसका एक उदाहरण है कि 5वीं सदी के उत्तरार्ध में रेशम बुनकरों की एक टोली, ये टोली है, ठीक है, एक टोली पश्चिम समुद्र तट को छोड़कर मालवा के मंदसौर में आ बस गई, ठीक है, और वहां उसने रेशम बुनाई के कार्य को छोड़ दिया और दूसरे का पेशे को अपना लिया। यानी अब 5वीं सदी के उत्तरार्ध में रेशम का डिमांड नहीं रह गया, यानी रोम से व्यापार बाधित हो गया। यही मैं समझा रहा था। तो विदेशी व्यापार का अवरुद्ध होना, आंतरिक व्यापार का भी खंडित होना, विदेशी आक्रमण होना, हुणों का आक्रमण होना गुप्तों के समय में, स्कंदगुप्त के समय में, तो इन सब ने क्या किया कि वाणिज्य व्यापार को प्रभावित किया, और फिर उस वाणिज्य व्यापार से जुड़े हुए जो शिल्पी थे वो बेरोजगार हुए। जैसे 5वीं सदी के उत्तरार्ध में रेशम बुनकरों की एक टोली पश्चिम समुद्र तट, जिसे हम लाट प्रदेश कहते हैं, लाट प्रदेश को छोड़कर कहां आके बस गई? मंदसौर में आके बस गई, क्योंकि अब इनके रेशम की जरूरत पश्चिम को नहीं, रोम को नहीं था। रोमवासी रेशम बनाने की कला चीनियों से सीख लिए, और फिर वो रेशम का कार्य, रेशम बुनाई का कार्य छोड़कर उन लोगों द्वारा दूसरे पेशों को अपना लिया गया। इसका एक उदाहरण है। आई बात समझ में? क्लियर है? आगे चलें। अगला है हमारा वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन, यानी कि अब जो है सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन देखने को हमें मिलता है, ठीक है। इसे थोड़ा समझ लीजिए। वैदिक काल पढ़ा है हम सबने, और ऋग्वेद 10वां मंडल, और 10वां मंडल में ही है एक पुरुष सूक्त, ठीक है। और इस पुरुष सूक्त में कहा गया कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, भुजा से कौन आया? क्षत्रिय, उदर से वैश्य, और पैर या जंघा से शूद्र, शूद्र का आविर्भाव हुआ, ठीक है। मुख से ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का कार्य क्या था? पठन पाठन, पठन पाठन, ठीक है। धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ आदि करना, धार्मिक अनुष्ठान, ये वर्ण व्यवस्था में प्रथम पायदान पर था। द्वितीय पायदान पर क्षत्रिय है, इसका काम है सुरक्षा करना, ठीक है। सुरक्षा, अपने क्षेत्र की सुरक्षा करना और युद्ध करना, युद्ध में अपना नेतृत्व करना, ये दोनों वर्ण हैं जो कि प्रथम और दूसरे पायदान पे हैं। तीसरे स्थान पर है वैश्य।
ये एकमात्र उत्पादक वर्ग है और ये एकमात्र करदाता वर्ग है, कर देना इसका दायित्व है, ठीक है। और चौथा वर्ण है शूद्र, इसका काम है सेवा करना, ठीक है। इन तीनों वर्णों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको क्या कहा गया? द्विज, ठीक है। यानी शूद्र का कार्य है द्विज की सेवा करना। ये वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत बताई गई। ऋग्वेद में 10वें मंडल चूंकि बाद का है, तो इसके बाद जब उत्तर वैदिक काल आएगा तो उत्तर वैदिक काल में जो ये वर्ण व्यवस्था है वो क्या हो गई? वर्ण व्यवस्था जन्मगत हो गई। और अब धीरे धीरे इस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जटिलता आने लगी, समझ रहे हैं? और जब इस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जटिलता आने लगी तो ये अपेक्षा किया जाने लगा कि जिसके जो कार्य निर्धारित हैं वो वही कार्य करे, उसके बियॉन्ड ना सोचे। लेकिन जैसे जैसे स्थितियों में परिवर्तन आता गया, जैसे कि मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रांता आए, विदेशी आक्रांता के साथ विदेशी लोग आए, उनका भारतीय समाज में आत्मसातीकरण हुआ, भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ हुई और भूमि अनुदान के माध्यम से एक बड़ी जनसंख्या भारतीय जन से जो समाज है उस समय का, भारत का जो समाज है उस समाज में शामिल होने लगा, उसका आत्मसातीकरण होने लगा। तो इससे एक नवीन प्रकार की सामाजिक या वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस काल में यानी पूर्व मध्य काल में वर्ण व्यवस्था में भी परिवर्तन हमें दृष्टिगोचर होता है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में जो परिवर्तन है वो अगर हम देखें तो धर्म शास्त्रों के अनुसार सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार क्या है? वर्ण। भाई ब्राह्मण सबसे ऊपर है, ठीक है, उसके बाद क्षत्रिय हैं, उसके बाद वैश्य हैं, इसके बाद शूद्र हैं। तो वर्ण, सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार क्या है? वर्ण। ब्राह्मण पहले पायदान पर है, उनका मुख्य कार्य क्या है? पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, धार्मिक अनुष्ठान, ठीक है। राजा को वैधता प्रदान कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये जो राजा है वो विद्वान है, राजा हमारा रक्षक है, हमें उसके आज्ञा का पालन करना चाहिए, राजा को हमें कर देना हमारा दायित्व है क्योंकि वो हमारी सुरक्षा कर रहा है। लोगों को में वर्ण व्यवस्था को स्थापित कर रहे हैं, लोगों में जो सामाजिक व्यवस्था है वो स्थापित कर रहे हैं। तो ब्राह्मण ऊंचे पायदान पे हैं। तो सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार वर्ण है। आज भी गांव में अगर जाएंगे तो देखेंगे ना कि ब्राह्मण है तो उनको बहुत ही अतिशय सम्मान दिया जाता। तो सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार वर्ण, धर्मशास्त्र के अनुसार। और समाज 4 वर्णों में विभाजित है और उसमें सबसे ऊपर कौन है? ब्राह्मण है और सबसे नीचे कौन है? शूद्र है। ब्राह्मण सबसे ऊपर है और शूद्र सबसे नीचे है। कुल 4 वर्ण है, ऐसा धर्मशास्त्रों में कहा गया। तो एक सामाजिक विभाजन जो कि वर्ण के आधार पे किया गया, ठीक है। लेकिन गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत हमने देखा कि नए भूस्वामियों के उदय से विभिन्न वर्गों को प्रतिष्ठोचित स्थान देने के लिए शास्त्रों में भी कुछ परिवर्तन करना आवश्यक हो गया। यहां शास्त्र कर लीजिएगा, शास्त्रों में भी कुछ परिवर्तन करना आवश्यक हो गया। भाई ये जो नवीन भूस्वामी वर्ग है, समझ रहे हैं, जिनकी सामाजिक हैसियत बढ़ रही है, अब उनको तो शूद्र वैश्य में रख नहीं सकते, समझ रहे हैं, उनको भी एक समाज में स्थान चाहिए। तो शास्त्रों में भी कुछ परिवर्तन किए गए, ठीक है। और इसी क्रम में 6ठी सदी के एक ज्योतिषी हैं, उनका नाम है वारामिहिर। अभी हम चर्चा करेंगे, खगोलविद भी हैं वारामिहिर। उन्होंने निवास गृह के आधार पर, यानी निवास गृह रहने के लिए जो आवास है उसके आकार के आधार पे 4 वर्णों के लिए अलग अलग बताया कि वो अलग अलग उनके मकान बनेंगे, समझ रहे हैं। जैसे ब्राह्मण है उसका घर 5 कमरे का, इस तरीके से
क्षत्रिय है 4 कमरे का, वैश्य है 3 कमरे का, 2 कमरे का, शूद्र है वो घास फूस मिट्टी के घर में मतलब रहेगा। तो आवास गृह के आकार के आधार पर उन्होंने वर्णों का क्या किया, अलग अलग बताया कि जो अलग अलग वर्ण के लोग हैं उनके लिए अलग अलग आवास होंगे, उसके अलग अलग आकार होंगे। सोचिए, 6ठी सदी के ज्योतिषी हैं, 6ठी सदी के विद्वान हैं, वाराहमिहिर खगोलविद हैं, ज्योतिषी हैं। उन्होंने निवास गृहों का आकार 4 वर्णों के लिए अलग अलग बताया, और केवल 4 वर्णों के लिए नहीं, भिन्न भिन्न कोटि के शासकों के लिए भी। समझ रहे हैं? निवास गृहों के अलग अलग आकार निर्धारित किए, मतलब निवास गृहों के आकार के आधार पे एक सामाजिक विभाजन करने का प्रयास हुआ। समझ रहे हैं? क्योंकि ये दौर जो है वो वर्ण व्यवस्था में चेंजेस का दौर है। ये दौर में बहुत सारे समाज में परिवर्तन हो रहे हैं। इस दौर में नए भूस्वामी वर्ग भी आ रहे हैं, सामंत भी हो रहे हैं, उनकी भी शक्ति मजबूत है। समझ रहे हैं? तो आवास गृह के आकार के आधार पर यह विभाजन किया जाने लगा। समझ रहे हैं? ये ध्यान रखना आप लोग। गुप्तोत्तर काल के पूर्व समाज में वस्तु का वर्गीकरण वर्ण के अनुसार होता था, पर अब हस्तगत भूमि संपदा की मात्रा के अनुसार वर्गीकरण शुरू हुआ। किसके पास कितनी भूमि है, किसके पास कितना बड़ा क्षेत्र है। सीधी सी बात है, जिसके पास जितना बड़ा क्षेत्र होगा उसकी आमदनी उतनी अधिक होगी। सीधी सी बात है, वो उतना ताकतवर होगा, उसी अनुसार वो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था रखेगा, उसी प्रकार अपनी सेना रखेगा, उसी प्रकार से उसकी अपनी सामाजिक हैसियत होगी। समझ रहे हैं? तो अब जो है भूमि संपदा के आधार पर वर्गीकरण किया जाने लगा। इस काल का एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन है जातियों से उपजातियों का विकास। समझ रहे हैं? जातियों से उपजाति का विकास इस काल का एक महत्वपूर्ण जो है सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है? जातियों से उपजातियों का विकास, समझ रहे हैं? एक महत्वपूर्ण इस काल में सामाजिक परिवर्तन है। मतलब इस चीज को समझिएगा कैसे है भाई, नए नए तत्वों का समाज में आविर्भाव, नए नए तत्वों का समाज में क्या हो रहा है, आविर्भाव हो रहा है। तो नए नए तत्वों का समाज में आविर्भाव हो रहा है भाई। भूमि अनुदान के माध्यम से एक बड़ी जनजाति जनसंख्या, कृषक जनसंख्या में क्या हो रही है, तब्दील हो रही है। समझ रहे हैं? तो अब क्या हुआ कि नए नए सामाजिक संबंध भी बनेंगे, तो इससे जाति से उपजातियों का विकास होना शुरू हो गया। जाति से उपजाति का विकास हुआ, क्योंकि उन्हें भी तो स्थान देना है। साथ ही ये वही काल है जब वर्ण संकरों में वृद्धि देखी गई, वर्ण संकर में वृद्धि हुई। ठीक है? एक पुराण है, पूर्व मध्यकाल का एक पुराण है, उसमें बताया गया कि वैश्य स्त्री है, स्त्री वैश्य है और पुरुष शूद्र है। उसके संयोग से हजारों वर्ण संकरों की उत्पत्ति हुई। समझ रहे हैं? तो इस बात को लिख लीजिए उदाहरण के रूप में। वर्ण संकरों में वृद्धि देखी गई। पूर्व मध्यकाल का एक पुराण है। एक पुराण में, पूर्व मध्यकाल के एक पुराण में उल्लेख मिलता है कि वैश्य स्त्री और शूद्र पुरुष से अनेकों वर्ण संकरों की
उत्पत्ति हुई। ठीक है, वर्ण संकर, अलग अलग वर्ण, पुरुष अलग वर्ण का है, महिला अलग वर्ण की है, और उससे जो संतान होगी वो वर्ण संकर कहलाएगी। तो पुरुष चूंकि यहां क्या है, शूद्र वर्ण का है, और महिला क्या है, वैश्य वर्ण की है, तो उससे वर्ण संकर उत्पन्न हुए। ठीक है, अनेकों। और ऐसे वर्ण संकर जो इस पुरुष शूद्र होते थे, तो महिला अगर वैश्य है, तो ऐसे जो वर्ण संकर होते थे ना, वो अछूत की श्रेणी में रखे जाते थे। समझ रहे? तो एक तरीके की वर्ण व्यवस्था में भी व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। जो वस्तु के आधार पर उनका विभाजन था, अब जो है, जो विभाजन होता था वो घर के आकार के हिसाब से होता था, भू संपदा के आधार पर होता था। ठीक है, तो ये क्लियर है। आगे चलें, आगे देखते हैं सांस्कृतिक विकास, यानी गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत जो सांस्कृतिक विकास हुए, जो सांस्कृतिक व्यवस्था रही। ठीक है, उसे समझते हैं। सांस्कृतिक विकास, ठीक है। अब देखिए, एक तरफ तो मैंने आपको बताया कि ठीक है कि गुप्तोत्तर काल में एक संपर्क टूटा, सारा कुछ निगेटिव नहीं हुआ, कुछ उसके पॉजिटिव भी इंपैक्ट पड़े। जैसे बाह्य व्यापार प्रभावित हुआ, आंतरिक व्यापार में बाधा आई, नगरों का पतन हुआ, तो इसने कहीं ना कहीं क्षेत्रीयता, जो नगरों में रह रहे लोग हैं वो अब गांव की तरफ पलायन किए, तो उसने कहीं ना कहीं क्षेत्रीय सभ्यता और संस्कृति को मजबूत किया। समझ रहे हैं? यही कारण है कि इस काल के अंतर्गत आप देखेंगे गुप्तोत्तर काल में वाणिज्य व्यापार में गिरावट आने के फलस्वरूप एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से संपर्क क्या हुआ, टूट गया, बाधित हो गया। फलस्वरूप क्षेत्रीय भाषा लिपि के उद्भव को बल मिला। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट है कि ठीक है, वाणिज्य व्यापार का प्रभाव मतलब संपर्क टूटा, आंतरिक संपर्क टूटा, बाह्य संपर्क टूटा, उससे क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय लिपि का विकास हुआ। तो पहला महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विकास। दूसरा, इसी क्रम में हम देखते हैं कि बंगला, असमिया, ठीक है, मैथिली, उड़िया, गुजराती, राजस्थानी, इनका आरंभ हम इसी समय के आसपास हमें दिखाई देता है। मतलब क्षेत्रीय भाषा और क्षेत्रीय लिपि के प्रयोग में बढ़ावा, प्रयोग में वृद्धि हमें इस काल के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, बंगला, असमिया, मैथिली, गुजराती, राजस्थानी जैसी भाषा का आरंभ हम इस काल के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय भाषा और लिपि का विकास यहां से शुरू होता है। ठीक है, और ये केवल उत्तर भारत के अंतर्गत ही नहीं हुआ, दक्षिण भारत के अंतर्गत भी देखने को मिला। चूंकि दक्षिण भारत के अंतर्गत तमिल भाषा जो है वो सबसे पुरानी थी, लेकिन कन्नड़ भाषा जो है उसका उद्भव इसी समय माना जाता है, इसी समय हुआ, और मलयालम और तेलुगु ये तो बहुत बाद में विकसित हुए। ठीक है, तमिल सबसे पुरानी भाषा है दक्षिण भारत के अंतर्गत, कन्नड़ भाषा का विकास इसी गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत हुआ। समझ रहे हैं? 6ठी-7वीं सदी की, और फिर बाद में तेलुगु और मलयालम जैसी भाषा का विकास हुआ। ठीक है, तो क्षेत्रीय भाषा और लिपि के विकास में ये समय बहुत ही रिच था, उत्थान हुआ। ठीक है, संस्कृत के अंतर्गत क्या हुआ, चूंकि संस्कृत तो, और यही है का इसका उदाहरण है कि गद्य में शब्दाडंबर जिसे कहते हैं, शब्दों का आडंबर, शब्दाडंबर, ठीक है, उसकी पराकाष्ठा हमें बाण की कृतियों में देख सकते हैं। तो बाण ने क्या रचना की है, हर्षचरित। बाण की रचना है हर्षचरित, और कहा जाता है ना कि हर्ष महान था, लेकिन वाणभट्ट ने उसे महानतम बना दिया। मतलब अब वो एक प्रशस्तिपरक लेख है। वाण उसके दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और अपने राजा के सम्मान में उन्होंने खूब भर भर के लिखा। वो नहीं चाहते थे कि राजा उनसे नाराज हो। जो भी प्रशस्तिपरक दरबारी लेखन जितने भी हैं, वो चाहते थे कि मतलब अपने राजा को नाराज नहीं करना चाहते थे। समझ रहे हैं? तो इसलिए अपने राजा की प्रशंसा में, अपने राजा के
खुशामदी में अपने राजा को खुश करने के लिए लिखते थे, उसके लिए भारी भारी शब्दाडंबर का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो शब्दाडंबर की पराकाष्ठा इस काल में हमें देखने को मिलती है। बाण के हर्ष शरीर से ये ज़्यादा स्पष्ट रूप से होता है, समझ पाएंगे। इस पे एक प्रश्न भी आता है कि बाण हर्ष महान था लेकिन बाणभट्ट ने उसे महानतम बना दिया। ठीक है, यानी संस्कृत साहित्य के अंतर्गत अलंकृत शैली पर जोर दिया जाने लगा। ठीक है, 9वीं सदी का एक नाटककार है, उसका नाम है विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त कहता है कि भिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न आचार विचार व्यवहार वेशभूषा और भाषा वाले लोग रहते हैं। ठीक है, यानी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग आचार के विचार के लोग हैं, अलग व्यवहार के लोग हैं, अलग वेशभूषा और भाषा वाले लोग रहते हैं, ऐसा उल्लेख करता है 9वीं सदी का एक नाटककार है विशाख दत्त। ठीक है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मूर्ति एवं मंदिर निर्माण की अलग अलग शैली का भी विकास हुआ। जैसे उत्तर भारत के अंतर्गत, दक्षिण भारत के अंतर्गत, मध्य भारत के अंतर्गत अलग अलग शैली भी विकसित हुई, जिसे हम मंदिर निर्माण की शैली के रूप में भी जानते हैं। फिर मूर्ति निर्माण में भी अलग अलग जो है शैली अपनाई गई। हाँ, अलग अलग जो क्षेत्र थे वो अपने हिसाब से मूर्तियों का निर्माण किए। ठीक है, तो इस तरीके से इसने कहीं ना कहीं क्षेत्रीयता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। तो जब केंद्रीय सत्ता टूटी, जब केंद्रीय सत्ता अवरुद्ध हुई, नगरों का पतन हुआ, तो क्षेत्रीय तत्वों को प्रोत्साहन मिला, क्षेत्रीय भाषा को प्रोत्साहन मिला। उसका प्रभाव देखिए क्षेत्रीय भाषा पर पड़ा, क्षेत्रीय लिपि पे पड़ा। समझ रहे हैं, असम, बंगला, गुजराती, कन्नड़, उड़िया, इन सब भाषाओं का ये केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं रहा, दक्षिण भारत में भी धर्म पर भी प्रभाव पड़ा। अलग अलग क्षेत्र में मूर्ति और मंदिर निर्माण की अलग अलग शैली देखी जा सकती है। उत्तर भारत के अंतर्गत अलग, दक्षिण भारत के अंतर्गत अलग, मध्य भारत के अंतर्गत अलग। समझ रहे हैं, 9वीं सदी का एक नाटककार है, उसका नाम है विशाख दत्त। वो कहता है कि भिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न आचार व्यवहार के लोग हैं, वेशभूषा के लोग हैं, भाषा बोलने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यह काल क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय लिपि, क्षेत्रीय तत्वों को उत्थान का काल आप कह सकते हैं कि रहा गुप्त उत्तर काल। तो ये बात समझ में आई आपको? आगे चलें। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण है कि धर्म के क्षेत्र में परिवर्तन, यानी इस काल के अंतर्गत भक्ति और तंत्रवाद का बहुत ज्यादा विकास हुआ। समझ रहे हैं? अब देखिए, भक्ति का विकास और तंत्रवाद का विकास किससे जुड़ा है? तो भक्ति का अर्थ होता है पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण साधक का अपने साध्य के प्रति पूर्ण समर्पण, साधक का साध्य के प्रति पूर्ण समर्पण, ये क्या होता है? भक्ति में होता है। साधक मतलब वह व्यक्ति और साध्य मतलब ईश्वर, यानी व्यक्ति का ईश्वर के प्रति पूर्ण अहेतुक संबंध, पूर्ण समर्पण का भाव। समझ रहे हैं? ये भक्ति कहलाती है। और इस भक्ति के विकास के पीछे भी आप कारण समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो काल है वो राजनीतिक विखंडीकरण का काल है। जो राजा है उसके नीचे जो सामंत हैं, जो छोटे छोटे भूमि अनुदान प्राप्त नए नवीन भूस्वामी वर्ग हैं, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने मुख्य राजा के प्रति क्या रहें? पूर्ण समर्पण का भाव रखें। समझ रहे? उन्हें समय समय पर कर दें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनसे क्वेश्चन न करें। ठीक है, विरोध न प्रकट करें, ये भाव है। समझ रहे? तो भक्ति का विकास होता है, साथ ही तंत्रवाद का विकास, चूंकि भूमि अनुदान की प्रथा के माध्यम से जनजातियों का भारतीय समाज में क्या हो रहा है? आत्मसातीकरण। जनजाति समाज का भारतीय समाज में
आत्मसातीकरण हो रहा है। आत्मसातीकरण का अर्थ समझते हैं कि नहीं? भारी वर्ड हो गया। मतलब मिल रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं। तो केवल जनजाति थोड़ी ना सम्मिलित होंगे, इनके जो धार्मिक तत्व हैं, आचार विचार और मूल्य, ये भी सम्मिलित होंगे। आचार विचार मूल्य ये सब क्या होंगे? भारतीय समाज के अंतर्गत शामिल होंगे। और जब शामिल होंगे तो इनके बहुत सारे तत्व भारत मतलब ब्राह्मण समाज में भी आए। उसी के कारण जितने भी जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब भी भारतीय समाज के में शामिल हुए। तो तंत्रवाद का भी विकास हमें देखने को मिलता है। और ये केवल ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत ही नहीं हुआ, सभी धर्मों के अंतर्गत हुआ। बौद्धों के अंतर्गत हुआ, जैनों के अंतर्गत हुआ, मतलब सभी धर्मों के अंतर्गत हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी समझ लीजिए कि भक्ति एवं तंत्र संप्रदाय यानी धार्मिक परिवर्तन इस काल के अंतर्गत। तो गुप्तोत्तर काल में धार्मिक क्षेत्र में, ये सुधार लीजिएगा, परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, यानी परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। धार्मिक क्षेत्र में भी हमें परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है गुप्तोत्तर काल में। ठीक है, इस काल में देवताओं का पदानुक्रम स्थापित हुआ। जैसे विष्णु, शिव, दुर्गा ये मुख्य देवता के रूप में गृहीत किए गए, मुख्य देवता माने गए, जबकि कई अन्य देवी देवता गौण देवता माने गए। समझ रहे हैं? यानी एक मुख्य देवता, आप मंदिर में जाते होंगे, देखते होंगे ना कि मंदिर में एक मुख्य देवता है और इसी के साथ ही साथ कई गौण देवता हैं। ठीक है, तो इस काल के अंतर्गत आप देखेंगे तो विष्णु, शिव, दुर्गा ये मुख्य देवता के रूप में आए। विष्णु, शिव, दुर्गा। ब्रह्मा विष्णु महेश की संकल्पना तो आप जानते ही हैं ना। ब्रह्मा को जगत का निर्माता, विष्णु को जगत का पालनहार और शिव को जगत का संहार करता कहा जाता है। तो ब्रह्मा को वो महत्ता नहीं मिली थी, लेकिन विष्णु, शिव और दुर्गा ये मुख्य देवता के रूप में स्थापित हुए और बाकी कई देवता, देवी देवता गौण देवता के रूप में स्थापित हुए। समझ रहे हैं? तो ये किस चीज को दिखा रहा है? ये उस समय की राजनीतिक संरचना को भी दिखा रहा है कि उस समय मुख्य शासक के साथ साथ कई शक्तियां अस्तित्व में हैं। इसीलिए धार्मिक मान्यता के अनुसार भी मुख्य देवता के साथ गौड़ देवता जोड़ दिए गए। आई बात समझ में? कि मुख्य देवता के साथ जो गौड़ देवता की संकल्पना है वो कहीं ना कहीं उस समय की राजनीतिक सामाजिक संरचना से भी जुड़ी हुई है कि जिस तरीके से मुख्य राजा के अंतर्गत कई छोटे छोटे अधीनस्थ शासक हैं, वैसे ही धार्मिक संप्रदाय के अंतर्गत मुख्य देवता के साथ साथ कई देवी देवता गौड़ देवता के रूप में भी मंदिरों में, दिवालियों में देखे जा सकते हैं। ये उसी सामंतवादी प्रभाव को दर्शा रहा है, सामंतवादी प्रभाव का परिणाम। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक परिवर्तन इस काल में देखा गया। विष्णु, शिव, दुर्गा ये मुख्य देवता के रूप में स्वीकार किए गए और बहुत सारे कई अन्य देवता गौण देवता के रूप में स्वीकार किए गए। यानी मंदिर में मुख्य देवता के साथ साथ गौण देवता की भी स्थापना की जाने लगी। ठीक है, इस काल के अंतर्गत ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीन हो गए और गणेश जी और शिव, इन्हें जो है इनकी पूजा प्रचलित हुई। मतलब वैदिक और अवैदिक यानी जनजाति देवता, जैसे गणपति, गणेश जी। हाँ, मतलब ये कहीं ना कहीं जो सामाजिक तत्व हैं, जनजाति तत्व हैं, वो धार्मिक तत्वों में भी स्थापित हो रहे हैं। तो इनकी पूजा का प्रचलन हुआ और इनके सम्मिलित रूप से पंच देवता कहा गया। ये पांच हैं, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी शिव प्लस गणेश जी और शक्ति यानी दुर्गा। इनकी जो पूजा है वो सम्मिलित रूप से पंच देवता इन्हें कहा गया। ये ध्यान रखना, इनकी पूजा का प्रचलन
हम गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत देखते हैं। मंदिर निर्माण की शैली में इस काल के अंतर्गत पंचायतन शैली का विकास हो रहा है। यह भी कहीं ना कहीं उसी सामंतवादी चीज को दिखा रहा है। मुख्य देवता है, यहां गर्भगृह में मुख्य देवता को स्थापित किया गया और इसके 4 कोनों पर गौण देवता स्थापित किए गए। अभी वर्तमान में जो आपका अयोध्या में राम मंदिर बना ना, पंचायतन शैली में बना। मुख्य गर्भगृह में मुख्य देवता है और 4 कोनों पर गौण देवता स्थापित किए गए। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं पंचायतन शैली। इसे क्या कहते हैं? पंचायतन शैली। ये नागर शैली के ही अंतर्गत है, लेकिन मुख्य देवता के साथ साथ 4 कोनों पे 4 अन्य देवता जो कि गौण देवता होते हैं, उनकी भी मंदिरें बनाए, मतलब मंदिर बनी होती है। मुख्य देवता की मंदिर थोड़ी बड़ी होती है, गर्भगृह में मुख्य देवता होते हैं और चारों कोनों पर 4 अन्य देवता होते हैं, तो इसे पंचायतन शैली कहते हैं। ठीक है, तो इस काल में यह भी कहीं ना कहीं उसी सामंतवादी प्रभाव को दर्शा रहा है मंदिर निर्माण शैली में। ठीक है, तो मंदिर निर्माण की पंचायतन शैली का विकास हुआ, जिसमें मुख्य मंदिर के चारों ओर 4 गौड़ मंदिर बनाए गए। समझ रहे हैं? तो इस काल में पंचायतन शैली का भी विकास देख रहे हैं। वैदिक देवता जो इंद्र, वैदिक देवता के रूप में ऋग्वेद में इंद्र का सबसे अधिक महत्व था। सबसे अधिक सूक्त 250 सूक्त इंद्र पर थे, उनका महत्व कम हो गया। वरुण, इन्हें ऋतस्य गोपा कहा गया, ऋतुओं के नियामक थे, महत्वपूर्ण देवता थे, उनका महत्व कम हुआ। यम, ये जो वैदिक देवता हैं, उनका महत्व कम हुआ और अब ये वैदिक देवता लोकपाल की कोटि में आ गए। समझ रहे हैं? तो इनका महत्व कम हुआ। इस काल में भक्ति का विकास पूरे देश भर में देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि भक्ति केवल उत्तर भारत के अंतर्गत देखी गई, दक्षिण भारत के अंतर्गत भी भक्ति का विकास हमें देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं धार्मिक क्षेत्र में जो परिवर्तन है वो सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को भी दर्शा रहा है, क्योंकि आर्य के साथ साथ जो अनार्य तत्व भारतीय समाज में आ रहे हैं, उनके मूल्य, उनके विचार, उनके धार्मिक मान्यताएं भी भारतीय समाज में स्वीकृत हो रही हैं। यही कारण है कि पंच देवता मतलब गणेश जैसे अनार्य देवता भी आए। ठीक है, शक्ति देवी की पूजा, जैसे बहुत सारा समाज है जहां महिलाओं का महत्ता है, तो देवी दुर्गा की महत्ता बढ़ी। ब्रह्मा, शिव, विष्णु के साथ साथ गणेश और शक्ति की पूजा होने लगी, इन्हें पंच देवता कहने लगे। समझ रहे हैं? वैदिक देवता जो प्रतिष्ठित हुआ करते थे, इंद्र, वरुण, यम, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई इस काल में। समझ रहे हैं? पंचायतन शैली का विकास हो रहा है। मुख्य मंदिर के साथ साथ 4 अन्य मंदिर भी कोने पे बनाए जा रहे हैं, 4 छोरों पर। तो इस तरीके से धार्मिक क्षेत्र में भी हमें इस काल के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए तंत्रवाद है, तो तंत्रवाद का भी विकास वही है कि भाई वही समाज का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है और समाज में जनजातीय तत्व आ रहे हैं तो उनकी मान्यताएं भी आ रही हैं। जादू टोना जो अंधविश्वास हैं वो भी भारतीय समाज में बन रहा है। तो तंत्रवाद का उदय ब्राह्मण समाज के अंतर्गत जनजातियों के प्रवेश का परिणाम था। जो भूमि अनुदान के माध्यम से जनजाति भारतीय समाज का अंग बन रहे हैं, भारतीय समाज में शामिल हो रहे हैं, वर्तमान हिंदू समाज के भाग बन रहे हैं, वो क्यों? उनके जो है प्रभाव का परिणाम है कि भारत में तंत्रवाद का विकास भी इस काल में देखने को मिलता है। ठीक है, तंत्रवाद का विकास केवल ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत ही नहीं हुआ, बल्कि बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव सभी संप्रदायों में देखने को मिला। ऐसा नहीं था कि केवल ब्राह्मण धर्म में हुआ, सभी संप्रदायों में, बौद्धों में भी हुआ, जैनों में भी हुआ, शैव में भी हुआ, शाक्त में भी हुआ, वैष्णव में भी हुआ, सभी धर्मों में इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तंत्र मार्ग में, ये सुधार लीजिएगा थोड़ा, तंत्र मार्ग में स्त्री और शूद्र दोनों के लिए द्वार खुला था और इसमें जादुई अनुष्ठान प्रमुख था। ठीक है, मतलब सामान्यतः जो ब्राह्मण धर्म जिस चीज पर रोक लगाते थे वो
जैसे मंदिरों में बहुत लंबा संघर्ष है। आप अलबरूनी कहता है कि ब्राह्मण जो है, शूद्र जो है, न तो सुन सकते हैं वेदों को, अगर सुनते हुए पकड़े गए तो कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाएगा। तो तंत्रवाद शूद्र और महिलाओं का भी के लिए भी अपना मार्ग खुला रखा है और इसमें जादुई अनुष्ठान किया जाता है। और तांत्रिक जो अनुष्ठान है उनका उद्देश्य है धन या संपत्ति प्राप्त करना, और साथ ही जो व्याधि है, विकार हैं, उनको जो है उनसे मुक्ति प्राप्त करना इस तांत्रिक अनुष्ठानों का अपना उद्देश्य है। तो धार्मिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक होगी और अगली क्लास में हम थोड़ा सा, आपका एंशिएंट इंडिया और रह गया है, उस पर भी प्रकाश डाल देंगे ताकि आपका कुछ छूटे ना। तो आज इस तरीके से ये अंतिम क्लास नहीं हुई, ठीक है। और अगली क्लास में हम भारत का पड़ोसी देश या दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ जो सांस्कृतिक संपर्क है, प्राचीन भारत के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास है, थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, इसे भी चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम आपके जो है पूर्व मध्यकाल के 8वीं सदी से आगे की कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।